क्या? अरे कुछ नहीं, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कहानी है, सिंपल सी है। देखो यहां से आपने होल्ड करके रस्सी घुमा रहे हो, तो रस्सी को जो आपने जो पकड़ा हुआ है इस पे ये सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है। आपने अपनी तरफ खींचा हुआ है, आपने उसको पकड़ा हुआ है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है यहाँ पे ये इसका इस डायरेक्शन में मोशन है। तो एक फोर्स इस पे ये अपना इस डायरेक्शन में बिकॉज ऑफ इस वेलोसिटी ये मूव कर रहा है, और दूसरा आपने इसको सेंट्रीपिटल फोर्स से अपने इस तरीके से खींचा हुआ है। लेकिन जैसे ही इसको छोड़ोगे तो ये क्या होगा, ये बाहर की तरफ निकलता इस डायरेक्शन में मूव करता चला जाता है, ये फंस जाता है। अब हम बात करें कि यहाँ पे अगर हम इस जगह पे, अब ये जैसे स्पेसक्राफ्ट ही हो रहा है, तो स्पेसक्राफ्ट के अंदर खड़े होकर हम बात करें कि हम पे कौन सी फोर्सेज लग रही है, हम पे कौन सी फोर्सेज, हम अपने आप को फील करो कि आप या गाड़ी में बैठे हो, टर्न कर रही है गाड़ी, आप पे कौन सी फोर्स फील करते हो आप अगर गाड़ी ऐसे टर्न कर रही है, आपको लगेगा कि एक तरीके से कि इस तरीके से आप जा रहे हो, टर्न करते हो, तो नॉर्मल कंडीशन में आपको इस तरीके से वो आपको फील होगा कई कंडीशन में। लेकिन अगर आपको फील ना हो एक्सीलरेशन ना हो उतना, आप ये सिंपली एक स्पीड से घूम रहा हो, क्योंकि ऑब्वियसली घूम रहा है तो स्पीड नहीं एक्सीलरेशन नहीं है, बट फिर भी चलो गाड़ी एक्सीलरेट नहीं हो रही है, तो आपको क्या होगा, यू विल फील कि आपको इस तरफ फोर्स लग रहा है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में अगर हम घूम रहे हैं सैटेलाइट में, हम सैटेलाइट में घूम रहे हैं, अब हम सैटेलाइट में घूम रहे हैं तो हमें पता है कि ये सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन को कराने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए होगा, अदरवाइज सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा। लेकिन हम सैटेलाइट में बैठ के अगर एक्सीलरेट नहीं कर रहा है, इसका एंगुलर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है, तो हम कोई फोर्स को फील नहीं करते हैं। अब हम किसी फोर्स को फील नहीं करते तो भाई आखिर वो क्या है कि जिसके वजह से हम फोर्स को फील नहीं कर रहे, वही फोर्स आपको बताया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक फोर्स है जो आपको बाहर खींचना चाहती है, एंड दैट इज नथिंग बट दिस, यही फोर्स है, ये आपको अपने ऑर्बिट से बाहर खींचना चाहती है। बट आप जब इसको अंदर बैठ के उस रेफरेंस से कर रहे हो तो नाउ दिस इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बट ये सर्कुलर मोशन का ओरिजिन ही यहीं से हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो दैट्स द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसीलिए जैसे ही आपने इस फोर्स को लगाना बंद किया, ये कहां फील कर रहा था, ये बाहर चला गया इसके वजह से, तो वो हम कहते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर गया, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर नहीं गया, ये काम करना बंद कर दिया, तो इम्बैलेंस का फोर्स का इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, ये आपको बाहर की तरफ फेंक दिया। तो एंगुलर फोर्स ये वो सेंट्रीपिटल फोर्स ही है, और वो उसके मोशन की वजह से उस पर लग रहा है, बट आप उसको फील नहीं कर पा रहे हो क्योंकि यहाँ पे दोनों फोर्सेस बैलेंस हैं। जब आप इसके रेफरेंस से बात करना स्टार्ट करोगे तो फिर आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करोगे। जैसे हम अर्थ पे रोटेट कर रहे हैं, अर्थ पे रोटेट कर रहे हैं, हमको फील नहीं हो रहा है, लेकिन हम पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है, आपके विंड्स पे काम करता है, ठीक है। अदरवाइज आप क्या हो रहा है, रोटेट आप बाहर निकल जाते, तो आपका एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप अपेरेंट भी दिमाग में, जैसे एक चीज सोचिए, आपने कोरियोलिस फोर्स पढ़ा था, कोरियोलिस फोर्स। अब कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, कोरियोलिस फोर्स क्या है कि कोरियोलिस फोर्स होता है बिकॉज इट्स आल्सो काइंड ऑफ स्यूडो फोर्स, ये स्यूडो फोर्स, ये आप जो है इसका ये एक्चुअल में कुछ होता नहीं है, इसका आप इंपैक्ट फील करते हो, इसका आप इंपैक्ट फील करते हो। तो अब क्या होता है, ये जैसे जैसे नीचे आते हो ये स्यूडो फोर्स चेंज होता चला जाता है, ये हमने बेसिक आइडिया देखा है। इसी तरीके से ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये एक्चुअल में कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये फोर्स तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल है, ये फोर्स यहाँ पे ये चल रहा है, लेकिन जैसे ही ये डिटैच होगा ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करना स्टार्ट करेगा। यानी यहाँ पे अगर ये इस सर्किल में चल रहा है, इस पाथ पे चल रहा है, तो इस पे लगने वाली दोनों साइड से फोर्सेस तो बैलेंस होनी चाहिए थी, वो बैलेंस जो है इसी को हम समझाने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बताते हैं कि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है, ये है एक्चुअल में ये वाली फोर्स सी, ठीक है। इसको हम बैलेंस दिखाने के लिए कि अपने ये पाथ पे जब है एक पोजीशन पे इंस्टेंटेनियस मूवमेंट पे है तो कहां से आ रहा है, तो आप समझा रहे हो कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और दूसरी तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, दोनों बैलेंस है, आप पाथ में घूम रहे हैं, ओनली फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करते हैं, ऑब्वियसली करता है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का खेल है, कुछ नहीं है, दोनों सेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप चेंज करा रहे, ठीक है। If an apple is released from an orbiting spaceship, it will क्या होगा, तो इसीलिए हमने पढ़ा था वो चैप्टर आपको बताया था, कौन सा था, काइनेटिक्स जब देख रहे थे, और आपका पैराबोलिक मोशन जो हम बात कर रहे थे उसको, और कौन से उसको बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, तो उसमें आपको बताया था ना कि ये फ्लाइट है, यहां से एप्पल को गिराओगे
तो दो कहानी होगी, इस पे दो फोर्सेज लगेंगे, एक तो ग्रेविटेशन लग रहा है इस साइड में, दूसरा कौन सा? दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है, सुनो, हाँ वो ऑब्वियसली इसका इसका एक साइड में एक वेलोसिटी है जो कांस्टेंट है। अब क्योंकि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है, इसको रोकने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, नथिंग इज देयर टू स्टॉप इट, एंड बिकॉज इसको इस डायरेक्शन में इसका ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए कोई नहीं है, तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि फ्रिक्शन लग नहीं रहा है, कुछ लग नहीं रहा है, तो इसको अपोज नहीं कर रहा है। तो जो वेलोसिटी इसकी यहाँ पे थी, वो वेलोसिटी ये जहां तक ये जा पाएगा वहां तक रहेगी। दूसरे साइड में इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी इनिशियल में जीरो थी, कुछ नहीं थी, आपने बस ड्रॉप किया, धीरे धीरे इस पे फोर्स लगता गया नीचे के डायरेक्शन में, ये एक्सेलरेट होता गया एंड ये इस तरीके से चला गया। अब क्योंकि दो डायरेक्शन में काम कर, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, इसका पाथ कुछ इस तरीके से बनेगा, नीचे आके गिरता था। यहाँ पे इस पॉइंट पे भी अगर इसकी आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को निकालोगे, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी अभी भी वही है जो यहाँ पे थी, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई फोर्स काम नहीं कर रहा। सेम गो विद द ऑर्बिटिंग स्पेसशिप, ऑर्बिटिंग स्पेसशिप में भी वही कहानी चल रही है, एक इंस्टेंटेनियस मूवमेंट पे ले लो। अब जैसे ही आपने इसको ड्रॉप किया, इसके पास एक मोशन है, वो मोशन किसका है? वो इसी वाला स्पीड ही है, स्पेसक्राफ्ट का जो स्पीड था वही स्पीड इसके पास भी है, उसके पास भी, और इस डायरेक्शन में उसको अपोज करने के लिए कुछ नहीं है, तो अपोज करने के लिए कुछ नहीं है, इट विल मूव। स्पेस में है तो हम मान के चल रहे हैं कि वहां पे ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही, जीरो ग्रेविटी में है, तो वहां पे क्योंकि जीरो ग्रेविटी में है तो ये नीचे भी नहीं आएगा, नीचे आने वाला कहानी खत्म हो गया, ये पोर्शन खत्म हो गया, ये सिंपली इसके साथ क्या करता रहेगा? मूव करता रहेगा। तो इसीलिए जो स्पेस में डेब्री होता है वो क्या करता है? घूमते रहता है स्पेस में, नहीं तो अदरवाइज समस्या नहीं होती ना। आप देखो कि स्पेस क्राफ्ट में जैसे स्पेस स्टेशन में लोग जाते हैं, तो जाने के बाद टाइम टू टाइम उनको खाना पहुंचाना पड़ता है, तो वो तो ऑब्वियसली जरूरत है, बट उनका वेस्ट भी लेके आना पड़ता है अर्थ पे, अदरवाइज वहीं से स्पेस क्राफ्ट से ही हल्का ऐसे खिड़की खोल के फेंक देते कि ले जाओ भाई क्या दिक्कत है, बट वो वहीं पे घूमता रह जाएगा, वो स्पेस डेबरी बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए कोई सैटेलाइट वगैरह जैसे खराब भी हो जाता है तो उसमें भी यही समस्या होती है, आपको या तो उसको बाहर निकालिए ऑर्बिट से, नहीं निकालोगे तो वहीं पे वो घूम रहा है और स्पेस स्क्रैप जिसको हम लोग कहते हैं वो बढ़ते जा रहा है टाइम टू टाइम। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8, सिंपल सी, जब तक 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा स्पीड उसको नहीं दोगे तब तक तुम कुछ भी फेंक लो वो वापस आ जाएगा। ठीक है, हाँ सो देयर इज नो एटमोस्फेयर, क्या कारण हो सकते हैं? सो इट रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन या इट इज नियर टू द अर्थ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारे चीजें और भी अर्थ के पास हो जाएंगी, अर्थ के होने से नहीं होने से इसका यहाँ पे इसके एटमोस्फेयर में कोई रोल नहीं है। दूसरा, इट रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन, अगेन लाइट से और एटमोस्फेयर के होने से क्या कोई डायरेक्ट रिलेशन आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, हालांकि एक डायरेक्शन यहाँ से चाहोगे तो रिलेट कर सकते थे कि सन से लाइट आती तो हो सकता है जो एटमॉस्फेयर है वो वार्म होता तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती, तो गैसेस का वाइब्रेशन निकलता और फिर एस्केप हो जाता, तो काफी लंबा डायमेंशन चलाएगा। ठीक है, वो आपका ये इनिशियल पीरियड में काम करता है जब गर्म होते हैं ये और आपको प्लैनेट्स, तो revolves around the sun, again इसके रिवॉल्वेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, the only thing is the escape velocity of gas molecule on it is less than the root mean square velocity। इसका मतलब क्या है? हाँ जी, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? हाँ, तो यानी एवरेज गैसेज की जो एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, इट इज टॉकिंग लाइक दिस, तो ये इसने कंफ्यूज किया कि आखिर किसकी वेलोसिटी की ये बात कह रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखें कि यहाँ पे जो एस्केप वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है वो आपको मान लो कि x है, और यहाँ पे गैस की जो स्पीड है वो है आपको y, सो दिस y इज ग्रेटर देन x, यानी दिस y इज कैपेबल, ये गैसेस कैपेबल है उस ऑर्बिट से बाहर जाने के लिए, एंड देयरफॉर दे आर गोइंग आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ मून। ठीक है, तो ये चीज आप क्लियर रखेंगे। ठीक है, असर्शन एंड रीजन बताएं।
रियली नहीं, क्वेश्चन दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी लग रहा है कि है ए का डायरेक्शन में क्यों सर पर सही डायरेक्शन अगर सही किया। अरे बाबा, आपका अर्थ किधर से इधर घूमता है ये भी आपको नहीं याद है क्या? अच्छा, सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च किया जाता है, यही सोच रहे हो तो कौन सा डायरेक्शन में क्लियर नहीं है आपका? अर्थ के घूमने का डायरेक्शन क्लियर नहीं है कि सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च किया जाता है ये क्लियर नहीं है। वेस्ट टू ईस्ट ईस्टवर्ड डायरेक्शन से ईस्ट की ओर लॉन्च किया है वेस्टवर्ड हो फ्रॉम द अर्थ इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन तो सही तो है ईस्टवर्ड डायरेक्शन सही है सर। हाँ जी, पूर्व दिशा में ईस्टवर्ड डायरेक्शन में किया। अब मुझे बस ये बताओ इसमें ऑप्शन क्या लेके जाओगे, ए बी सी डी? ए हो जाएगा सर, एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा ना ए इंडिविजुअली को भी इवेंट टू ईस्ट है तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि बोथ आर ट्रू, स्टेटमेंट दोनों सही है, बट सैटेलाइट को इस तरीके से लॉन्च करने का ये कारण नहीं होता कि दिक्कत यहां पे है, इस स्टेटमेंट में दिक्कत यहां पे है। ठीक है, स्पीड ऑब्वियसली बढ़ता है बट वो स्पीड एस्केप वेलोसिटी के पास नहीं पहुंचता। अगर ये एस्केप वेलोसिटी के पास पहुंच जाता तो आपने थोड़ा देर लॉन्च किया, जैसे एस्केप वेलोसिटी मिल गया आपको अपना इंजन ऑफ कर लेने का था, बट ऐसा नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? आपको कई स्टेजेस में आप रॉकेट को ऊपर लेके जाते हो। ठीक है, तो इसीलिए दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट the rocket doesn't achieve the escape velocity here। तो ये चीज सही है कि अर्थ, क्योंकि आपका ईस्टवर्ड डायरेक्शन में रॉकेट को आप इसलिए लॉन्च करते हो ताकि अर्थ ऐसे घूम रही है और आपने इस डायरेक्शन से लॉन्च किया तो इसकी रिलेटिव स्पीड टू द अर्थ वो ज्यादा हो गई, तेज हो गई ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों चला। तो अर्थ जो है आपका वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा था, आपने ईस्ट से लॉन्च किया इसको, तो आपका क्या हो गया, आपका रिलेटिव स्पीड, यानी उल्टे डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहा है, अर्थ इस डायरेक्शन में रॉकेट इस डायरेक्शन में, तो उसकी स्पीड क्या हो गई, अर्थ के रिलेटिव में ज्यादा हो गई, तो रिलेटिव स्पीड को आपने यहाँ पे बढ़ा लिया, दैट इज करेक्ट। बट यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी वो नहीं मिलता है। ठीक है, स्पीड बेहतर हो जाती है, स्पीड रिलेटिव स्पीड बढ़ जरूर जाती है। रॉकेट की स्पीड अगर 500 किलोमीटर ऐसे होती तो क्योंकि अर्थ के रोटेशन की स्पीड के साथ उसको ऐड करना पड़ेगा, नेगेटिव में जा रहा है तो वो बढ़ के 1000 किलोमीटर हो जाएगी, लेकिन अगेन दैट विल नेवर रीच द एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, ये चीज आप क्लियर है? सो a large vessel carrying blood from heart is an example of brittle, elastomer, ductile, perfectly plastic। हाँ जी, इलास्टोमर। चलो, ब्रिटल मटेरियल वो मटेरियल जो थोड़ा सा भी स्ट्रेस या स्ट्रेन नहीं झेल पाएंगे, जैसे ही आपने हथौड़ा मारा टूट गया, ठीक है, तो कांच की प्लेट गिराया, कहानी खत्म, दैट्स अ ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, दूसरा है इलास्टोमर, वैसे कि जब आपने प्रेशर दिया उसका साइज बढ़ेगा एंड देन इट विल कम बैक, तो इट विल रीगेन इट्स शेप। ठीक है, तो वो, या जैसे रबर जिसको हम लोग कहते हैं कि रबर की प्रॉपर्टी है वो, तो दैट इज द इलास्टोमर। ठीक है, तीसरा डक्टाइल। डक्टाइल वो मटेरियल जिसको आप चाहोगे तो थिन शीट्स में डिवाइड करते चले जाओगे, मतलब पतला उसको पीटते जाओ और थोड़े से, वो टूटेगा नहीं, इट विल गो ऑन एक्सपेंडिंग, बट ये अपना शेप रीगेन नहीं कर पाएगा। डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी कि आप उसको पतला बना दो, जितना चाहे पतला थिन कर लो पीटते पीटते, बट वो अपना शेप गेन नहीं कर पाता है वापस से, तो दैट इज द डक्टिलिटी। एंड चौथा जो है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। परफेक्टली प्लास्टिक मतलब जैसे इवन जब आप किसी हथौड़े से किसी चीज को पीटोगे, आप देखना तो उसकी शेप में थोड़ा चेंज होता है, बट थोड़ा बहुत रीगेन करता है अपनी शेप को, तो वो जो है दैट इज नोन एज द इम्परफेक्ट प्लास्टिक। प्लास्टिक है कि आपने थोड़ा सा भी उसमें चेंज कर दिया, अब वो शेप वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब उसको परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी। हाँ जी, नहीं वो तो अलग चीज है, वो तो कैटेगरी पूरी अलग हो गई थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। यहाँ पे प्लास्टिक इज नॉट यूज एज जो आप प्लास्टिक हम लोग जिसको कहते हैं, ये प्लास्टिक बॉडी है,
प्लास्टिक बॉडी यानी कोई भी ऑब्जेक्ट वैसा जो अपना शेप रीगेन बिल्कुल भी ना करता हो, बिल्कुल भी, दैट इज नॉट द प्लास्टिक। चेंज जो है वो चेंज जैसा हो जाएगा वैसा वो चेंज रह जाएगा, ठीक है, वो इस तरीके का। तो अब इसको, इसका डायरेक्ट एग्जांपल आपको मिलेगा, जैसे आटा है ना, आटा गूंथ दिया, उसको ऐसे दबाओ तो थोड़ा बहुत बहुत ना के बराबर वो चेंज मिल जाता है, या मिट्टी, मिट्टी के शेप, मिट्टी पे ऐसे धक्का मार उसका शेप बदल गया, तो इट विल नॉट रीगेन इट शेप। तो उस तरीके कोई बॉडी अगर हो रही है आपको, दैट इज नोन एज द परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन का एकदम 100% उसने अब्जॉर्ब किया हुआ है। तो इसका डक्टाइल बताया ना, थिन शीट्स, थिन में बांटते जाओ, इट विल गो ऑन, ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है। तो जैसे चांदी, चांदी का वर्क जो होता है मिठाइयों की यूज किया था, कितना पतला हो गया वो, कितना पतला चला गया, या तार बना रहे हो, ठीक है। तो या जो तार होता है, तो तार भी आपका कैसे काम करता है, तो दैट इज द डक्टिलिटी, वही वही आपका जो बेसिक आइडिया है, इनको कैसे पतला किया जा सकता है। सो लार्ज वेसल क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इलास्टोमर की कहानी जाएगी, ठीक है। अच्छा, so while traveling by plane the ink of the pen starts to come out। तो एक बैलेंस्ड है प्रेशर में, जैसे ही ऊपर जाओ प्रेशर आपका कम होगा, तो प्रेशर कम होगा तो फिर क्या हो जाएगा, इंक बाहर आ जाएगा, ठीक है। यही सवाल तो पूछा था 3 इडियट्स वाले मूवी में कि सर पेंसिल क्यों नहीं यूज कर लेते ठीक है, स्पेसिफिक आपको प्रेशर बढ़ा के पेंसिल में क्यों रखने का है, पेन ठंड लग रही है क्या आपको तो कम कर लो थोड़ा सा ये कर, नहीं मुझे स्थिति दिख जाती है तो बढ़ा लो भाई, थोड़ा सा बढ़ा लो, ठंड लग रही है तो आगे पीछे बैठ जाओ कहीं पे, एकदम सामने बैठ गई है वो, ठीक है। रूम ऑलरेडी ठंडा हो चुका है। चलो 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 वापस अभी 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 क्वेश्चन बनाओ पहले। क्वेश्चन नंबर 3, चलो रुको, अभी जैसे मैं पूछूंगा वही बताएगा, क्योंकि अदरवाइज बाकी लोग चुप रह रहे, बस चुप चुप कहानी देख रहे हैं, कहानी सुन रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं एक एक करके पूछूंगा, ए बी सी डी बताओगे आप, ठीक है। और बस आए तो बस इशारा कर देना, आई विल आस्क कि हाँ मुझे इसको पूछना है, ठीक है चलो, हाइड्रोजन इन्फ्लेटेड पॉलीथीन बैलून रिलीज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, द बैलून राइज टू एन एल्टीट्यूड ऑफ इन द एटमॉस्फेयर, इट विल, हाँ जी कौन बताएगा इसका आंसर, ठीक है, ओके आप बताओ, जो हाथ नहीं खड़ा करेगा उससे पूछूंगा। हाथ रुको, तो मैं एक ही बार में कैसे, एक ही क्वेश्चन में थोड़ी ना सबसे पूछ लूंगा, एक एक करके पूछूंगा। और इसमें देखो मेरे क्लास में आपको डरने की कोई नहीं है, आपको जो आंसर आता है वही बताओ, ठीक है, ताकि मुझे भी कम से कम आइडिया लगे कि हाँ आप सोच की डायरेक्शन से रहे हो, या अपनी रीजनिंग बस बता दो कि हाँ ऐसा मुझे लग रहा है, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, होने दो, गलत होगा तो होगा। बताओ क्या हो सकता है, ठीक है। बैलून, सिंपली बैलून में हवा भर दी और बैलून में हवा भर करके उसमें उसको धागा बांध दिया, ठीक है, यानी कि बैलून में से हवा निकलेगी नहीं, एंड देन नाउ इट आई लेट इट कि अब ये ऊपर में जाए, ठीक है। तो क्या होगा, सो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एयर का प्रेशर कम हो रहा है, तो एयर का प्रेशर कम हो रहा है, तो नॉर्मल से हमने अभी इंक वाले केस में बात की ना कि इंक आपका इस जगह पे, मान लो आपका इसमें इंक था, तो इंक, एक इंक का प्रेशर उसका कैपिलरी एक्शन के लिए जो प्रेशर लग रहा है वो है, और दूसरा जो सरफेस टेंशन की वजह से आएगा, और दूसरा जो इसका एक्सटर्नल प्रेशर था, तो जैसे ही ऊपर गए ये कम हुआ, ये प्रेशर ज्यादा हो गया तो ये बढ़ गया, बाहर की तरफ फेंक दिया। सेम काम यहाँ बैलून में हो रहा है, हवा है, इस हवा को जब आपने भरा है तो ऑब्वियसली प्रेशर लगा है, आप टायर में भी हवा भरते हो तो भाई प्रेशर लगती है आपको भरने में, वो प्रेशर कहाँ से आता है, वो आ रहा है क्योंकि आपको भरने में वो टायर का, वो आपका एयर का अपना खुद का प्रेशर है जो उसको कंटेन जब कर रहे हो उसके मोशन की वजह से आ रहा है उसमें। दूसरा, इस पे आपका बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रही है, तो प्रेशर जब लगा रही है तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक बैलेंस में है, एक बैलेंस में फैला हुआ है। नाउ जैसे ही ऊपर गए, आप ऊपर गए तो ये वाला प्रेशर क्या हो रहा है, बाहर वाला प्रेशर कम हो रहा है, तो जब बाहर वाला प्रेशर कम हो रहा है तो यहाँ पे गैसेस को टाइम मिलेगा अपना एक्सपेंशन करने का, तो दे विल एक्सपैंड। यही कहानी आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, याद करो। याद है एडियाबैटिक चेंज, जब एयर पार्सल राइज करता है, तो एयर पार्सल राइज करता है तो क्या होता है, हाँ जी, प्रेशर ग्रेडियंट ऊपर जैसे जैसे, नहीं प्रेशर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। एडियाबैटिक चेंज में क्या होता है कि यहाँ पे एयर जो है, एयर आपका एक तो
क्या है कि एयर का जो पार्सल है जब ये जैसे जैसे ऊपर राइज करेगा ये ठंडा होता जाता है। और ठंडा क्यों होता है? क्योंकि ठंडा होता है इसीलिए है क्योंकि ये एक्सपेंशन करता है। अब एक बॉडी है, मान लो इसके पीछे कहानी क्या चल रही है, चलो ज्योग्राफी वाला ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लिंक कर लो इसको साइंस के साथ। तो ये जो है ऊपर जब जा रहा है, ऊपर जाने में इसका एक्सपेंशन क्यों हो रहा है? क्योंकि एक चीज है कि इसका बाहर से प्रेशर कम हुआ है, बाहर से प्रेशर कम हुआ है तो ऑब्वियसली एक्सपैंड तो करेगा, लेकिन एक्सपैंड करने के लिए इसके मॉलिक्यूल्स को एनर्जी चाहिए होगी। वो एनर्जी कहां से लेके आएगा? तो वो एनर्जी दो तरीके से आ सकती थी, या तो बाहर से किसी से एनर्जी मांग ले, या तो फिर अपने पास जो एनर्जी है उस एनर्जी को खत्म करे, उसको खर्च करे। वही एनर्जी खर्च होती है और इसका टेम्परेचर गिरता है और इसका साइज जो है वो एक्सपेंशन करता है। अब एटमोस्फेयर से इसने क्यों नहीं लिया, एटमोस्फेयर से ये एनर्जी क्यों नहीं ले रहा? रीजन ये है कि एयर इज अ बैड कंडक्टर। तो एयर क्योंकि बैड कंडक्टर है, इसी वजह से जब ये ऊपर जाएगा ये और कुछ नहीं करेगा, इट विल सिंपली एक्सपैंड इटसेल्फ और ये ठंडा होगा। और इसीलिए तो जब ऊपर आप कोई भी हवा जब ऊपर राइज करते हैं, एयर पार्सल ऊपर राइज करता है, तभी तो इंस्टेबिलिटी कंडीशन क्रिएट होती है, तभी आपको बारिश की संभावनाएं बनती है, नहीं होता है। वहीं पे अगर एयर पार्सल नीचे से ऊपर आएगा, यानी यही बैलून ऊपर से नीचे की ओर आएगा, तो क्या होगा? इसका साइज डिक्रीज करेगा, कंप्रेस होगा ये। तो इसीलिए हवा जब ऊपर से नीचे की ओर आती है गर्म होती है, हवा जब नीचे से ऊपर से नीचे की ओर उतरती है तो हवा गर्म होती है, और हवा गर्म होती है उसकी आपका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पे क्या होगा कि उसका आपको वाटर ड्रॉपलेट्स यानी जो वेपर है, वेपर को कंटेन करने की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जब एयर ऊपर से नीचे सिंक करती है तो एयर क्योंकि कंप्रेस करती है, कंप्रेस करने की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब ह्यूमिडिटी ऑब्जर्व करने की क्षमता इसकी इंक्रीज हो जाती है, नॉट रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो वो इंक्रीज हो जाती है, और इंक्रीज होने की वजह से ही ये क्या करता है, आपको जब ऐसा कंडीशन हो तो बारिश नहीं हो पाएगी, क्योंकि ह्यूमिडिटी जो है वो जितना था ऊपर, नीचे आते आते वो एयर की क्षमता और ज्यादा एयर को रखने की हो गई, तो इट विल नॉट रेन। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे भी चलता है, तो सेम बैलून वाली वही कहानी चल रही है। चलो चलो आ ही गया। समझ में आ गया? So which of the following weather condition is indicated by a sudden fall in barometer reading? प्रेशर गिरने से क्या क्या हो रहा है, क्या कंडीशन हो रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टॉर्मी वेदर की जब कंडीशन होगी, स्टॉर्मी वेदर मतलब इंस्टेबिलिटी कंडीशन है, एयर राइज कर रही है, एयर राइज करेगी तभी स्टॉर्म बनेगा, यानी एयर राइज कर रही है तो वहां से आपका प्रेशर रिलीज होगा, ऊपर जा रहा है ना, डेंसिटी मान लो यहाँ पे हवा फैली हुई थी और उस हवा में से कुछ पोर्शन ऊपर की ओर उठ रहा है, तो नीचे तो खाली हो गया ना, तो वो आपको वही कहानी जब होगी, तो नीचे प्रेशर कम होगा, नीचे से हवा कुछ ऊपर चलेगी तो नीचे का प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जो है स्टॉर्मी वेदर। काम वेदर में क्या होता है कि वेदर इस कंडीशन में आपका जो है आपका बैरोमीटर नॉर्मल रहेगा काम वेदर में। ठीक है, तो ये सिंपल सी कहानी, हॉट एंड सनी वेदर में बैरोमीटर रीडिंग बढ़ जाती है क्योंकि एयर ऊपर से नीचे फॉल कर रहा होता है, एयर जो है सिंक कर रहा होता है, ऊपर से नीचे आ रहा हो, तो बैरोमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी उस समय में। सो ये सिंपल सा आइडिया है कि आपका ये फॉर्मूला वाली कहानी, वॉल्यूम, मास एंड जो है आपका डेंसिटी का क्या रिलेशन। तो डेंसिटी इज सिंपली व्हाट, मास डिवाइडेड बाय अपॉन वॉल्यूम। तो आप कुछ भी बढ़ा दो, अगर आप उसका अमाउंट बढ़ा भी रहे हो तो आप दोनों चीज बढ़ा रहे हो, मास भी बढ़ाओगे वॉल्यूम भी बढ़ाओगे, तो ऑब्वियसली उसकी डेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उसमें चेंज नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सेम कहानी जो एटमॉस्फेयर में चल रही है ना, बैलून की हमने बात की, वही कहानी यहाँ पे भी चल रहा है। बबल नीचे में छोटा बनता है, जैसे जैसे ऊपर आता है बड़ा होता है। ऑब्जर्व करना, किसी बोतल में ले लेना, बबल बनाना, उसमें वो बच्चों का फूकने वाला आता है ना, उससे बबल बनाना, देखना जैसे जैसे ऊपर आएगा उसका साइज बढ़ता चला जाएगा। हाँ जी, नहीं तो वो तो फिर उसको उसको कैसे बनाओगे, उसमें बनता है क्या, ऐसा बोतल उतल वाला भी आता है उसमें, नहीं उसमें तो फूकना पड़ता है ना बाहर में। मैंने बोला बबल देखना पड़ेगा तुम्हें पानी में, नीचे ऑब्जर्व करना है उसको, तो ऊपर आने पे उसका साइज बढ़ता है कि नहीं। तो बैठ के कहीं आपको जैसे कहीं से पानी उनी लीक हो रहा है ना, तो वहां पे ऑब्जर्व करो तो दिख जाता है, वो सरफेस पे आके बबल आपका बनता है।
ठीक है, या बारिश कहीं पे अचानक से शुरू हुई तो मिट्टी से हवा निकलेगी, वो बबल का फॉर्म लेगी, तो यू विल ऑब्जर्व कि ऐसे से ऊपर आ रहा है तो उसका चेंज हो रहा है फॉर्म। ठीक है, तो दैट्स द बेसिक आइडिया। क्वेश्चन नंबर 7। सेम है, ठीक है, वो स्लाइटली मोर उसने कह दिया है, बट इट्स एक्चुअली सेम। स्लाइटली मोर होगा तो फिर हाई ब्लड प्रेशर वाली समस्या शुरू हो जाएगी, ठीक है, तो वो दिक्कत हो जाएगी। बट ठीक है, आप नॉर्मली इसका इसमें ऑप्शन ए लेके आप जा चले जाओगे, वी आर यूज टू इट ऑब्वियसली, तो है तो अभी बैलेंस है तभी चल रहा है। इसके अलावा आवर बोन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन विथस्टैंड द प्रेशर, तो ऑब्वियसली हमारा बोन तो स्ट्रॉन्ग है ही, ठीक है, बट यहाँ पे दैट्स नॉट द कंडीशन। सरफेस एरिया ऑफ आवर हेड इज वेरी स्मॉल, तो सरफेस एरिया है तो वजन कम लग रहा है, नहीं कंधों पे कुछ चला आ रहा है, तो दैट्स द बेसिक आइडिया, बट नो इट्स नॉट द कंडीशन, द दिस आइडिया। इसीलिए आप देखोगे कि जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो हाइट पे जाते हैं तो हम वहां पे अनईजी फील करने लगते हैं, हमें रहने की आदत नहीं है तो हम अनईजी फील करने लगते हैं। क्या होता है कि हमारी ब्लड प्रेशर तो अभी भी वही है जो अर्थ पे नीचे में थी, ऊपर में जा गया, चला ऊपर में हम हाइट पे गए तो वहां पे अब क्या हो गया, डिसबैलेंस क्रिएट हो गया, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिड्यूस हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो रिड्यूस होगा जैसे जैसे हाइट पे जाओगे। हमारी जो वेसल्स है उसकी प्रेशर अभी भी वही लग रही है, तो आपको सांस लेने में वहां पे समस्या आनी शुरू हो जाती है। एक कारण ये भी है अनइजीनेस फील होने का। ऑब्वियसली सांस लेना इसलिए भी फील होता है क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन थोड़ा सा रेयर हो जाता है, बट इसके अलावा जो आपको, इसीलिए आपको कई बार जो है हार्टबीट या हार्टबीट चेक करना, आपको काफी हाइट पे जाना होगा ना कई बार, तो दे विल चेक कि भाई आप सक्षम है कि नहीं जाने के लिए, एंड देन ओनली दे विल अलाउ कि ठीक है अब इसके आगे आप जा सकते हो। हाँ जी, हाँ हाँ, वो ऑब्वियसली वो इसीलिए कराते हैं ताकि नहीं होगा तो फिर आपको काफी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए फायदा इवन जब आप कभी कभी पायलट वगैरह बनने के लिए भी आप ये करोगे तो वहां पे दे विल चेक वेरी इफेक्टिवली कि आपका सब कुछ सही है कि नहीं चल रहा है इस मामले में। इसीलिए जो पहाड़ी लोग होते हैं, पहाड़ी लोगों में क्या होता है कि उनका नेचर जो है ना, नेचर अपने तरीके से बड़ा काम करते हैं, उनके जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो थोड़े थिक हो जाते हैं, ठीक है, हमारे मुकाबले उनका जो ब्लड वेसल होता है वो थिक होता है, हार्ट की पंपिंग की पावर जो होती है वो ज्यादा होती है, लंग वही लंग कैपेसिटी वो बेहतर हो जाती है, और साथ ही साथ हार्ट मतलब लंग एंड हार्ट दोनों की कहानी, उसमें क्या होता है वो ऑब्वियसली उनका इवोल्यूशन उसी तरीके से हुआ, इवॉल्व जो है वो इसी तरीके से किया, क्योंकि जिनकी कैपेसिटी हम लोग भी देखिए हम लोग को होगा, हम लोग आप में नहीं होगा, आपके यहाँ 10-20 जनरेशन के बाद हो सकता है आप में डेवलप हो जाए अदरवाइज, ठीक है, तो इसीलिए हाँ जी, एक्लीमेटेशन दूसरी चीज हो जाती है, बट एक होता है जेनेटिक मेकअप ही चेंज हो जाना। एक्लीमेटाइजेशन मीन समझो, एक्लीमेटाइजेशन मीन्स कि मुझे रहते रहते आदत हो गई, मेरी बॉडी में कुछ चेंज नहीं आया है। हाँ, एक्लीमेटाइजेशन, बिल्कुल 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 वही है कि आप उस समय पे भी आपकी कम ऑक्सीजन में भी आप सीख, आपकी बॉडी मतलब आप सीख, आपको पता है कि मुझे डाइवर्ट नहीं होना है, आप ऐसे अदरवाइज आपका ऑक्सीजन कम होगा, ब्रेन के पास कम पहुंचेगा तो आप बहुत जल्दी कंफ्यूज करना स्टार्ट कर जाओगे, लेकिन जब आपको ट्रेनिंग दे दी गई है तो यू विल नो कि ओके दिस थिंग विल हैपन, ठीक है, तो आप उसके लिए तैयार हो पहले से, तो आपकी बॉडी उस चीज को ये करती है, तो दैट्स द थिंग, ये कहानी होती है। इसीलिए देखो इवन जो आपको जो समंदर के किनारे होते हैं उनके थाइस बड़े हो जाते हैं, उनके 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 सॉरी उनके हैंड्स जो हैं ये कंधे ये बड़े होते हैं, साथ ही साथ क्योंकि हाँ जी फोर आर्म्स वगैरह जो है ये इनकी बड़ी होती है। पहाड़ वाले लोगों के थाइज मोटे होते हैं, आप उनको देखना, वो बिना जिम उम किए उनके थाइज को कभी देखना लिटरली, और मैंने इसको ऑब्जर्व कब किया था, वंस आई वेंट टू अरुणाचल, और वहां पे क्या देखा हमने, ये पहाड़ थे ऐसे दो, मतलब तो मुझे दुनिया दिखेगी, दुनिया भाई अपनी इंडिया में भी कितना पीछे है, ऐसे दो था, और यहाँ पे इन्होंने अपना ब्रिज बनाया हुआ था, ठीक है, इस साइड से यहाँ से रोड जाती थी और यहाँ पे इनका गांव था, यहाँ के आसपास में, मान लो यहाँ पे टेरेस फार्मिंग करते थे, वो यहाँ पे गांव था, ठीक है, हम बस एज ए शौक के लिए घूमने उतरे थे, हम यहाँ से अपनी गाड़ी हमने पार्क की, वी यहाँ पे रोड था इस साइड पे, यहाँ से आके हम नीचे उतरे, ठीक है, और यहाँ तक गए, थोड़ा बहुत घूमा, आसपास गांव में घूमा, एंड देन वी केम बैक, और उतने में हमारी हालत खराब हो गया कि आज का दिन भर का काम हो गया, ठीक है, वहाँ पे एक झील में नेचुरली बनाया गया ब्रिज, हाँ लकड़ी वाला ब्रिज है वो, और वो उस पे चढ़ने के लिए पहले वो मतलब 5-6 हजार वो स्टेप चढ़ने के बाद एंड व्हाट वी सॉ, एक लेडीज थी, उन्होंने अपना बच्चा लिया हुआ था, और वहां पे ऑरेंजेस की खेती होती है, काफी ऑरेंजेस अच्छे होते हैं, और एक टोकरी भर के उसमें 35 केजी ऑरेंजेस, एंड शी वाज जस्ट वॉकिंग ऐसे ही मजे से, और अब अपने आप को देख के हमें शर्म आ रही है कि भाई बताओ, तो
और फिर उनका हैबिट, उन्होंने ये भी उन्होंने बताया कि नहीं आप तो अभी समझे ही नहीं, उन्होंने कहा कि हम जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए सामान घर बनाने के लिए लेके आए, तो मान लो सीमेंट लिया और ये लिया है, एक एक बोरा सीमेंट वो कैसे जाएगा यहाँ से, इस रोड के पास से यहाँ कैसे पहुंचेगा, तो सेम वे ये आदमी यहाँ से उतरेगा, जाएगा और फिर इतना चढ़ के अपने घर के पास पहुंचेगा। और बोला कि ये सब करने के बाद अगर एक कील भी छूट गया तो अगेन यू हैव टू गो बैक लाइक दिस। सो अभी अब मुझे लगा कि भाई इंडिया में बहुत जगहों पे बहुत कुछ पहुंचना अभी बहुत बाकी है। ठीक है, तो उनके स्ट्रगल्स देखकर तो उनके थाइज मैंने नोटिस किया कि भाई गजब ही इनका दिख रहा है, तो हैबिचुअल हो चुके हैं उनके लिए। चलो, हाँ जी, स्पोर्ट्स का, हाँ वही, यही तो एक स्टोरी पूछा गया, एक आपका एसे आया था, यूपीएससी में ऐसे आया था, क्वेश्चन आया था कि भाई भारत का जो है कि 50 ओलंपिक मेडल्स अपने को कैसे मिले। ठीक है, कभी भी आपको ये चलते रहता है कि भाई हम कैसे ओलंपिक मेडल्स को ले, तो यही बात है कि आप उस, इंडिया इतनी डाइवर्सिटी है, आप उस डाइवर्सिटी के हिसाब से अगर आप स्पोर्ट्स को प्रमोट करोगे ना, लोगों की चॉइस ऑब्वियसली होनी चाहिए, बट अब देखोगे कहाँ पे किसकी डिमांड ज्यादा है, तो फिर आपका ग्रोथ होने का चांस बहुत अच्छा है। क्योंकि यू नेचुरली नो कि कोई कुश्ती कर रहा है या बॉडी बिल्डिंग ज्यादा है, तो ये आपका वेस्टर्न इंडिया में ये ज्यादा प्रिवेलेंट है, क्योंकि उनकी जेनेटिक्स इस तरीके से है, उनकी जेनेटिक्स से वो दूध पचा जाते हैं। ठीक है, हम आप 1 केजी दूध पी ले भैंस का, तो पता चला कि सुबह तक जो है पेट खराब हो गया, एंड दे विल लिटरली ड्रिंक 3-4 लीटर भी दिन भर का पीते हैं, उनको कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, वो उनकी बॉडी लैक्टोज उनको इस तरीके से असर करता है, तो उनका उनका ये है, साथ ही साथ उनके शोल्डर्स वगैरह ब्रॉड होंगे, क्योंकि उनका उनका जो जेनेटिक मेकअप है थोड़ा अलग है। आप चले जाओ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में, वहां पे कंप्लीटली आपको डिफरेंट दिखेगा। तो आप एक आइडिया आपके यहाँ ये भी है कि ऑब्वियसली आप सभी सुविधाओं सभी के पास दो, बट आपके हब हो सकते हैं विद इन इंडिया कि ये रीजन आपका इस स्पोर्ट्स में बेहतर, और वो है। अगर आप देखो कुश्ती वाले मैक्सिमम कहाँ से आते हैं, आप यू विल सी कि हरियाणा वाले, पंजाब, वहां पे कल्चर भी उसी तरीके का डेवलप हो चुका है। हाँ जी, हम्म, ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि नहीं है, मैंने तो इसलिए तो पहले, मैंने तो आपको पहले ही कहा ना। अच्छा, स्ट्रॉन्गमैन, स्ट्रॉन्गमैन होते हैं ना वो, उनका क्या है? अगेन अगेन वही तो मैं बात करता, मैंने बोला कि एक डायमेंशन आपके पास है ये ऐड करने के लिए। अंडरस्टैंड दिस थिंग, मैंने क्या कहा कि आप सारे स्पोर्ट्स सभी जगह पर रखो, लेकिन आपका एक फोकस हो सकता है कि ये एरिया से मुझे ज्यादा चीजें मिल रही हैं, वहां पे उस स्पोर्ट्स के लिए। अब नॉर्मली अगर कुश्ती वाले कोच मुझे खोजने हो, कुश्ती वाले कोच मुझे कहाँ जनरली मिलेंगे, कहाँ आसानी से मिल पाएंगे? ऑब्वियसली हरियाणा में चला जाऊंगा तो मुझे पता है कि यहाँ पे कोचेज इजीली मिल जाएंगे, इसलिए नहीं क्योंकि वो ये उनका बिल्डअप है, इसलिए क्योंकि वो उस तरीके से उनका शुरू से रहा है, उनका इंटरेस्ट उस पक्ष में रहा है, उनका 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 डेवलपमेंट उस तरीके से, वो आपको मिल जाएगा वहां पे, कोचिंग ट्रेनिंग वहीं पे मिल जाती। तो ये मेरा पर्पस था बताने का। इट्स नॉट कि आप ऐसा कहो कि नहीं ट्रेनिंग मैटर नहीं, ट्रेनिंग ऑब्वियसली मैटर करेगा, हर स्पोर्ट्स हर इलाके से लोग आ रहे हैं, दैट्स द रियलिटी। बट ये एक आइडिया भी है कि इस तरीके से आप हब्स को डेवलप कर पाओगे उस रीजन के अराउंड में, जहां पे जिस स्पोर्ट्स के ज्यादा चाहने वाले लोग, वहां पे क्या होगा, हब आपका डेवलप हो जाएगा, उस स्पोर्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इजीली डेवलप करना आसान होगा, लोगों को उस एरिया में जागृत करना या लोगों को आपको बताना, ये काफी ज्यादा आसान हो जाएगा उस फील्ड में। अब आप सोचो ना कि बिहार से हमें लेके आना हो, कोई अच्छी बहुत ही अच्छी लड़की हो, कुश्ती बहुत अच्छी करती हो, बिहार से लेके जाना पॉसिबल होगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सोशल हमारा स्टेटस या उस तरीके से उस स्पोर्ट्स से इतने दूर है। हमारे यहाँ गोली खेलने वाला कोई हो तो चला जाएगा, वहां पे आप लेके जाओ, वहां पे लड़कियां कुश्ती करती हैं, क्योंकि शुरू से है वो मेंटेलिटी, और वो उसके पीछे कहीं ना कहीं उनका जेनेटिक कारण भी रहा है, क्योंकि वो इसमें अच्छे थे, बेहतर थे। ठीक है, चलो आ जाओ। हाँ जी, किस चीज को? ऑब्वियसली नहीं, अगेन आई एम सेइंग कि मैं स्टेरियोटाइप नहीं कर रहा हूं, आई एम सेइंग कि ये एक स्टेरियोटाइप क्या होता है, स्टेरियोटाइप का बेसिक मतलब क्या है, दैट्स द रीजन। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह ही नहीं रहा कि ये ऐसा ही होगा, आई एम सेइंग दिस इज द रीजन जहां पे ये जनरली आपको बेहतर मिलता है, जनरली बेहतर मिलता है। अब मैं कहूं इडली सांबर कहां पे मुझे बेहतर मिलेगा, आप बताओ? ऑब्वियसली आप नॉर्थ में कहीं भी खाओ,
आपको जनरली वो जेन्युइन टेस्ट नहीं आता है अगर कोई साउथ इंडियन आके नहीं बना रहा है। सुनो, अरे पहले सुन तो लो, सुन तो लो, सुन तो लो, सुन तो लो बाबा। वो सुनो, वो ये स्टेरियोटाइप, ये अरे बाबा, तो मैंने वही बात तो कही ना तुमसे। मैंने तुमसे पहले ही क्या कहा कि जनरली इन स्पोर्ट्स को लेकर के वहां के जेनेटिक मेकअप, क्योंकि उनका रहा है, उनको इसी तरीके के स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रहा है, तो क्योंकि रहा है इसलिए ये बेहतर आपको। हमारे यहाँ इडली हम सब खाते हैं, चलो उसी के एग्जांपल समझो। अरे नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, हम इडली हम सब खाते हैं, नॉर्मली हम सब लोग खाते हैं, बट हमारे नॉर्थ इंडियन घरों में आप खोजोगे तो इडली बनाने का ये सामान हो सकता है सबके पास ना मिले, क्योंकि जनरली हम यूज नहीं करते। साउथ में चले जाओ, घर घर में अगर कुछ नहीं मिलेगा तो इडली बनाने का सामान मिल जाएगा, अलग अलग चीजें, बट ये क्यों है? क्योंकि उसका यूजेज उस तरीके से रहा है। दैट्स माय पॉइंट, क्योंकि वहां पे ये चीजें कॉमन है, और इसके कॉमन होने के पीछे भी कारण जो है जेनेटिक्स। अब नॉर्थ ईस्ट, चलो जेनेटिक्स नहीं भी, उस तरीके से लोग आए, आक्रमण हुआ, आक्रमण क्योंकि बार बार होता रहा, इसीलिए वहां पे मिक्सचर भी ज्यादा है उस रेस का, ठीक है, उनके लिए ये चीजें नॉर्मल है, फाइट वगैरह जैसी चीजें नॉर्मल है उनके लिए। उनकी बोली में भी अगर आप देखो, उनकी बोली में भी थोड़ा कड़कपन होता है, क्यों होता है? क्योंकि वो किसका, अरे तो वही तो मैं कह रहा हूं, मैंने थोड़ी कहा कि नॉर्थ ईस्ट में नहीं हो सकता है, मैं तो कब से वही बात कह रहा हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि नॉर्थ ईस्ट में नहीं होगा, साउथ में नहीं होगा, ईस्ट में नहीं होगा, वेस्ट में नहीं होगा। मैंने कहा आपका फोकस एरिया आपको थोड़ा इजी करना आसान हो जाएगा आपके लिए। मैं तो पहले कि भाई नॉर्थ ईस्ट में फुटबॉल भी खेलते हैं, फुटबॉलर भी आपको वहीं से बेहतर मिल रहे हैं, क्रिकेट खेलने वाले भी मिले ना, आसाम से मिले ना आपको लड़का। हाँ जी, स्पोर्ट्स में बॉक्सिंग में भी बेहतर मेरिको में, तो मैं तो ये चीज का एक्सेप्ट ही कर रहा हूं, मैं कभी नहीं कह रहा कि नहीं ये चीज नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझो, मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूं, ठीक है। साउथ इंडिया से क्या नहीं मिला, कबड्डी वाले प्लेयर नहीं आ रहे वहां से, या क्रिकेट खेलने वाले नहीं आ रहे, कौन सा खेल खेलने वाले नहीं आ रहे, सब आ रहे हैं। अभी अभी उससे अदरवाइज हम फंस जाएंगे, उस कहानी में हम फंस जाएंगे। मैं कहीं नहीं रहा हूँ पापा, जो इंटरेस्ट होना चाहिए लार्ज अमाउंट में है उसको यूटिलाइज करने का बात होना चाहिए। अरे मैंने क्या बोला? अच्छा तुमको एक चीज बताओ, अभी मुझे बिहार में कुश्ती करना हो, मुझे कोच मिलेंगे जनरली? अच्छे कोच नहीं होता है, नहीं होता है, मुझे अच्छे कोच मिलेंगे? अरे बाबा, जो पहले से अवेलेबल, आपको कोई चीज एकदम नया लाके खड़ा करना हो, तो अब मुझे यहाँ पे अगर स्पोर्ट्स खड़ा करना होगा, कुश्ती वाले लोग, तो हर कुछ मुझे बाहर से लेके आना पड़े है। अब आप सुनो 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 सुनो, इवन कबड्डी, रुको रुको रुको, नहीं रुको, कबड्डी हमारे यहाँ भी होता है ना, शुरू से चलता है, पटना पायरेट्स टीम बनी थी, कितने कबड्डी प्लेयर बिहार के थे? बताओ मुझे, क्यों नहीं सुनो, ये क्यों नहीं था? क्योंकि आपके प्लेयर्स उस तरीके से बेहतरी ट्रेंड नहीं थे, और भी बहुत सारे। आपके यहाँ ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं है ना, तो आपको अगर बिल्ड करना है, आपको मैंने क्या कहा, हमारा फोकस है भाई ओलंपिक में 50 मेडल, एक आइडिया कहां से लेके आओगे? तो आपका जहां पे लोगों को जिस खेल के प्रति ऑलरेडी चीजें बिल्ड हैं, वहां पे बनाना जल्दी आसान होगा। मैंने ये थोड़ी ना कहा कि नहीं बिल्कुल नहीं, छोड़ दो सबको, हटा दो, मेहनत नहीं करना पड़ेगा। हाँ तो मैंने कहा ही कहा है भाई। चलो बताओ। मेरा वही कंसर्न है, कुछ एरिया पे ही बहुत ज्यादा कंसर्न है, हेवी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, बाकी को मैंने तो पहले ही कहा, मतलब बहुत ही अर्ली स्टेज से ही देना चाहिए। मैंने तो इसीलिए पहले कहा ना कि आप हर जगह, मेरा सिंपल सा पर्पस था, आप ट्रेनिंग सबकी सब जगह दो, बट अब देखो सब्जेक्ट सब जगह पढ़ाया जा सकेगा ना, यूनिवर्सिटीज कुछ ही जगह बनाई जा सकती है, कहाँ बनाई जा सकती है? जहां पे स्पेस अच्छा अवेलेबल हो, जहां पे प्रोफेसर साहब को इजीली मिल जाए। तो इसका मतलब ये मैंने थोड़ी कहा कि नहीं सुविधाएं ही नहीं देना, यूनिवर्सिटी नहीं बनाना है, कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज स्पेसिफिक जगह पे ही कराई जाती है।
रहेगा कि टैलेंट रहेगा, तब इंटरेस्ट रहेगा, तो छोटे लेवल से ही उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसको Obviously, लेवल पे ले जाएंगे। वो तो करेंगे ही, उसमें मैंने बात ही नहीं की, सेम कंपैरिजन है सर, आप उस पे तो मैंने बात ही नहीं की ना। सेम है, आपका भी है, इसका भी है। चलो आ जाओ। चाइना इतना बटन को बहुत अर्ली स्टेज से हाँ ट्रेनिंग देता है, वो हाँ, छोटा सा है, ऑब्वियसली ऑब्वियसली ऑडी बना देगा तो छोटा बच्चा से स्टार्ट करता है। तरह का ट्रेनिंग हम लोग देते हैं, हमारे यहाँ मेंटलिटी ही नहीं है। ट्रेनिंग रेजिम ऐसा है यहाँ के पेरेंट्स करना चाहते हैं, वही वही हमने तो बोला था, हमारी मेंटलिटी अभी हम उस तरफ सोच ही नहीं रहे। गवर्नमेंट करना भी चाहते हैं ना, गवर्नमेंट वो कब देखता है जब हाईलाइट में लड़का आ जाएगा, तब पता चलता है कि उसके अंदर टैलेंट है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली ये तो आपका चल ही रहा है। ये नहीं कि उसको बचपन से उसको ये करें, इन्वॉल्व करें कि हाँ ये चीज उसको आगे बढ़ाना है, वो नहीं है। जब तक हाईलाइट नहीं होता तब वो जाएगा ही नहीं। सम्राट आप डाउट भेजो, क्या है आपका, जस्ट इसको 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 करो, हाइड्रोलिक प्रेस। हो गया सर, बस कर। पास्कल लॉ क्या कहती है, पास्कल लॉ कहता क्या है? देखो सम्राट आपने पूछा, जस्ट अ मिनट, that when we melt iron in order to make new shape then will it called plastic body। देखो यहाँ पे आपने मेल्टिंग कर दी ना, स्ट्रेस स्ट्रेन वाली कहानी खत्म हो गई, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन आप क्या कर रहे हो, आप प्रेशर लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, यहाँ पे आपने मेल्टिंग करी, टेम्परेचर चेंज किया, पूरे तरीके से इसका फॉर्म ही बदल दिया, तो फिर यहाँ पे प्लास्टिक बॉडी इन प्लास्टिक बॉडी वाली कहानी ही नहीं आएगी, ठीक है। तो वो चीज आप समझ लो। सो देखो हाइड्रोलिक प्रेस इज बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ, और पास्कल्स लॉ आपको सिंपल एक चीज कहता है, पास्कल्स लॉ आपको कहता है कि प्रेशर में जब आप कोई भी आपका मान लो ट्यूब है, इसका शेप कुछ भी है, अगर मैं इस सरफेस पे यहाँ पे इसमें कोई आपका लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, मैं इस पॉइंट पे अगर मैं प्रेशर लगाता हूं, जो प्रेशर यहाँ पे लगेगा दैट सेम प्रेशर विल बी ट्रांसफर्ड थ्रू आउट द फ्लूइड, वो हर जगह पे हर पॉइंट पे वही प्रेशर आपका मूव करेगा, दैट सिंपल एग्जांपल इज नोन एज द हाइड्रोलिक प्रेस। अब यहाँ पे ये इसी को कहते हैं पास्कल्स लॉ, और पास्कल्स लॉ को जो है ये आपको इसी तरीके से हाइड्रोलिक प्रेस भी काम करता है। तो जैसे आपने यहाँ पे एक लगाया, दिस इज समथिंग लाइक दिस, ये ट्यूब का आपने काम कर दिया, इसमें आपने लिक्विड पूरा का पूरा फिल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए आपने मशीन लगाई, तो जो प्रेशर आप यहाँ पे एक्सर्ट करोगे सेम प्रेशर विल बी फील्ड हियर। अब इसके मैथमेटिकल इक्वेशंस के से आप मूवमेंट लगा पाओगे, प्रेशर का क्या होता है, फोर्स इनटू एरिया, कितना फोर्स आप लगाओगे और एरिया जो है आप कैसे निकालोगे, उसके बेसिस पे कि ये कितना नीचे जाएगा तो ये कितना ऊपर उठेगा, दैट्स द बेसिक आइडिया। बस इन सबके पीछे जो कहानी काम कर रही है दैट्स द पास्कल लॉ। तो इसीलिए आप अब इसके पीछे सिंपल सा कहानी आप जो देखना कि ये कितना डिफरेंस होता है, कि जैसे ट्रैक्टर वगैरह में भी यूज करते हो ट्रॉली उठाने के लिए, वो हाइड्रोलिक होता है, या जो कार वॉशिंग सेंटर्स में वगैरह में यूज करते हैं, दैट्स अगेन द हाइड्रोलिक प्रेस, वो भी वही काम कर रहा है। ब्रेक्स में भी इवन द हाइड्रोलिक ब्रेक्स, जो ब्रेक्स हाइड्रोलिक्स वाले होते हैं उसमें भी यही सेम प्रिंसिपल जो है ये आपका काम कर रहा है। तो सिंपल पास्कल लॉ का बेसिक स्टेटमेंट यही है कि अगर आप किसी भी लिक्विड, जो किसी भी आपको शेप में अगर लिक्विड है किसी भी कंटेनर में, तो उसमें एक जगह पे जो प्रेशर दोगे वो प्रेशर थ्रू आउट उस लिक्विड में क्या होगा, सेम तरीके से ट्रांसमिट होता है विदाउट एनी चेंज इन फॉर्म, दैट्स द सिंपली द पास्कल्स लॉ, ठीक है। तो ये अपना ध्यान रखने का है। बाकी बर्नौलीज लॉ आएगा अभी आगे, विल कम ऑन दिस, रेनॉल्ड्स आई हैव टू चेक, आई डोंट नो। आर्किमिडीज वाटर में जितना लगता है, मतलब कोई फोर्स अगर रखते वाटर को रखते हैं तो नीचे से जो बराबर फोर्स करने के लिए लगता है वो फोर्स, मतलब वजन के बराबर जो फोर्स लगता है नीचे से उसी को थ्रस्ट, बायंसी वाली आएगी डिस्प्लेस भाई, वो मतलब जो भी डिस्प्लेस करता है वाटर को उसी के बराबर फोर्स लगता है। अच्छा देखो आर्किमिडीज को लेकर के ना, आर्किमिडीज लॉ वाले में बहुत जगहों पे कंफ्यूजन हो जाती है। कंफ्यूजन इसलिए होती है कि आइदर जो आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसके मास से कंपेयर किया जाए या कि वॉल्यूम से कंपेयर किया जाए, ठीक है, इसको लेकर के कंफ्यूजन होता है। अगर जितना मास रहेगा उसी हिसाब से वाटर को डिस्प्लेस करेगा। रियली लेकिन वॉल्यूम भी यूज होता है, लेकिन आप सर अगर नहीं होगा उस हिसाब से वॉल्यूम नहीं हटाएगा, वाटर को डिस्प्लेस नहीं करेगा तो वो डूब जाएगा। ओके आई विल कम ऑन, ठीक है, आई विल कम ऑन।
हम्म, 1 मीटर 2 मीटर डायमीटर क्या देखो सिंपल सी कहानी, 4 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल्स पहली चीज, दूसरी एंड डायमेंशंस एज मेंशन बिलो आर स्ट्रेच्ड बाय अ लोड ऑफ सेम मैग्नीट्यूड सेपरेटली, व्हिच ऑफ देम विल बी इलोंगेटेड मैक्सिमम। तो जो फॉर्मूला होता है ना इलोंगेटेड मैक्सिमम, यानी कि ये पूछ रहे हैं मुझसे डेल्टा एल, ये होता है फोर्स इंटू एल बाई ए इंटू वाई, यानी कि दिस इज द अप्लाइड फोर्स, दिस इज द लेंथ, दिस इज द एरिया एंड दिस इज द यंग्स मॉडुलस, जो हर मटेरियल के लिए अपना कांस्टेंट होगा। तो अगर मैं यहां पे बात करूं क्वेश्चन के हिसाब से, तो क्वेश्चन के हिसाब से डेल्टा एल डिपेंड करेगा कि यहाँ पे फोर्स तो कांस्टेंट हो चुका है एंड यंग्स मॉडुलस भी कांस्टेंट है क्योंकि सबका मटेरियल सेम है, यानी कि अब जो डिपेंड करेगा दैट विल डिपेंड अपॉन एल बाई ए। अब ये रेशियो देख लो किसके लिए, जिसका ये रेशियो जितना ज्यादा उसमें जो है वो आपका कंपेयर यहाँ पे ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो अब दोनों लग रहा है बट अरे हाँ तो निकाल के देख लो ना, सिंपली निकाल लो किसका किसका ज्यादा होगा। अगर आपको एरिया निकालना हो, एरिया निकालना हो, सुनो 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 सुनो, लेंथ तो यहाँ पे सिंपल नंबर्स में है 1 2 3 1 आप यूज कर लोगे कोई दिक्कत, यानी जिसका लेंथ ज्यादा, जिसका लेंथ ज्यादा वो यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, केवल नॉर्मल एल की बात करें। बट आपको यहाँ पे रेशियो निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे अगर 1 मीटर है तो चलो थोड़ी देर 1 मीटर ले लिया और यहाँ पे यू विल कैलकुलेट पाई आर स्क्वायर 0.02 आएगा, ये वैल्यू जिसका ज्यादा आएगा वो ज्यादा जाएगा। अब आप इसको एक एक करके आपको चेक कर लो, इसमें गलती होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। टू ये तो 2 गुना हो जाएगा, यहाँ पे ये आसानी है, इसका डेल्टा एल आराम से निकल जाएगा कितना 1 अपॉन पाई 0.01 स्क्वायर, और इसका 3 डिवाइडेड बाई 1.5 स्क्वायर। हाँ जी, पॉइंट हटा दे क्यों, एक मीटर एक मिलीमीटर में है ना। मानने के लिए हटा दीजिए। अच्छा नहीं तो आप इसको निकाल लो कि किसका ज्यादा है, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस, ठीक है, पाई आर स्क्वायर में करने नहीं आ रहा हूँ, बट इसका जो है जनरली इसका असर आपको ज्यादा दिखेगा। ठीक है, वायर ऑफ 3 मीटर लेंथ जो है ये आपका ज्यादा जाएगा, बट तरीका इसका ये आपको पता होगा किस तरीके से जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक तरीके से और भी इसको देख सकते हो, एक तरीके से इसको देखने का तरीका ये भी है कि इसमें, हालांकि दैट्स नॉट दैट जस्ट ये कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये 1 मीटर है, ठीक है, ये यहाँ पे देखो इससे ज्यादा दिख रहा है, 2 mm के फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, तो कई बार जो मैथ्स जिसको नहीं भी पता है तो सिंपली लगाओ, ये इससे इसकी मोटाई जो है डबल यूनिट्स में दिख रही है, हालांकि mm में है, पर फिर भी मोटाई देखो, यहाँ पे 2 मीटर, यहाँ पे रेशियो मोटाई की देखोगे लगभग बराबर आ गई, 2 मीटर है तो 2 mm है, यहाँ पे 1 मीटर है तो 1 mm है, ये भी बराबर, यानी मोस्ट केसेस में ये दोनों वैल्यू आसपास अगर रेशियो के हिसाब से चले तो सेम सेम जा रही है। बच गई ये और ये दोनों तो अब इस दोनों में आपको जो है बुद्धि चलाना पड़ेगा। तो इसमें भी देख लो, नहीं नहीं देखो यहाँ पे नहीं नहीं सुनो, यहाँ पे लेंथ और विड्थ का रेशियो ये बड़ा है, इसका विड्थ ज्यादा है, तो विड्थ ज्यादा होगा तो उसको खींचना मुश्किल होता है, इसका विड्थ कम है, इसके लेंथ के मुकाबले इसके विड्थ का रेशियो देखो कम है। ठीक है, तो इसको खींचना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा। अगेन ये कोई मैथमेटिक नहीं है, बट ये लॉजिकल, अब इसको रिफाइन कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट को, अगर कोई रिफाइन करके बैठ के रिफाइन करना चाहे तो आई जस्ट इट केम आउट ऑफ माई थॉट, या ऐसे भी ये हो सकता है, ऑब्वियस सी बात। ठीक है, वो लेंथ ज्यादा है तो इलोंगेशन ज्यादा, और रेशियो देखो मैं निकाल यहीं से रहा हूँ, एल बाई ए ही लेके आ रहा हूँ, बट मैं डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इसको, मैं उसको बस सिंपली आपको डायरेक्टली ऐसे ही ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उसको कर ले रहा हूँ कि हाँ ये कहाँ जाएगा, मैथमेटिक्स का नंबर ये कहाँ लेके जाएगा। ठीक है, तो दैट्स द आइडिया।
ठीक है। सो बायंसी, रुको भाई, so while floating in a sea, what part of iceberg is above the surface of the sea? 1/9, 1/10, 1/9 ठीक है। ऐसे 1/8 हो गया था ऐसे। हाँ 8 भाग देखें ऐसे 8 नहीं बोला 8 भाग नीचे रहता है। हाँ 8 भाग नीचे रहता है, दैट्स, अरे नहीं तूने अलग बात कह दी, ठीक है, तूने 1/8 कहा, उसका मतलब ही बदल दिया। अच्छा ये बहुत अच्छा है, मैथमेटिक्स डोंट लाई, मैथमेटिक्स जो है वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो जिस तरीके से है वो वही आएगा, उसमें इफ एंड बट की कहानी नहीं चलती। चलो अच्छा देखो, चलो नहीं मैंने बताया नहीं, एक्सप्लेन नहीं किया सिंपली। तो जब भी आपका आइस जो है, आइस वाटर पे फ्लोट करेगा, तो ये ऑलवेज रेशियो फिक्स है कि ये हमेशा एक पार्ट उसका ऊपर रहता है आइस का, और 8 पार्ट जो है, हाँ अरे रुक जाओ बाबा, मैं पहले ये बता रहा हूँ ऊपर वाला, तुम इसका इसका सोचो तुम। ठीक है, 1 पार्ट जो है ये ऊपर में है, दिख रहा है, जो सरफेस में दिख रहा है, दैट्स जस्ट द 1 पार्ट, और बाकी जो 8 पार्ट होता है वो इस तरीके से नीचे होता है। तो जितना जमीन के ऊपर होता है उससे 8 गुना वो जमीन यानी वाटर लेवल से नीचे होता है, दैट्स द बेसिक आइडिया। इसके पीछे बेसिक आइडिया यही है कि जब वाटर फ्रीज करता है, तो वाटर जब फ्रीज करता है तो उसमें क्या बनते हैं, स्पेसेस, कैविटी बन जाते हैं, और वो कैविटी जो बनते हैं वो कुछ इस रेशियो से बनते हैं कि जो राइस नॉट राइस, आइस की जो है डेंसिटी, ये आपको वाटर से हल्की हो जाती है, और इनका वॉल्यूम जो है वो एक्सपैंड करता है, वॉल्यूम एक्सपैंड करता है, बबल्स क्रिएट होता है क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है इसका। तो ये क्या है, और जो साइज है और जो मास है ओवरऑल वो सेम ही आएगा, तो इसी वजह से ये थोड़ा सा उठ के फ्लोट करता है, थोड़ा ऊपर होके फ्लोट करता है, ऊपर में 1 पार्ट ऊपर जाएगा, 8 पार्ट जो है वो वाटर के नीचे। दिस रेशियो इज फिक्स्ड फॉर द नॉर्मल वाटर, ठीक है। आइस वाटर वगैरह हो गया तो फिर अलग कहानी होगी। हालांकि आइस वाटर में भी जब बर्फ बनता है तो आपका, सॉरी नॉट आइस वाटर, सलाइन वाटर, तो सलाइन बाहर निकल आता है, तो ज्यादा फर्क वहां पे नहीं पड़ेगा। हाँ जी, यहाँ पे क्या होगा, बॉडी फ्लोट्स एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर इफ टेम्परेचर रीचेज 100 डिग्री सेल्सियस, देन ऐसा थोड़ी जरूर डूब ही जाए। हाँ नहीं ठीक है, वो लैंग्वेज की, वो इंग्लिश लिटरेचर को अपना पकड़े, आप भावनाओं को समझो, ठीक है, शब्दों में ना उलझे, भावनाओं को समझो, कई बार आपको आंसर्स में भावनाएं भी समझनी होती। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी फ्लोट्स एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर। देखो एक चीज ध्यान रखना कि कोई भी वाटर जो है, उस वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है, वो मैक्सिमम डेंसिटी क्या होती है, दैट इज एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी अगर इसके आप डेंसिटी यानी कॉम्पैक्शन जो है इसका, ये इसका मैक्सिमम हो जाता है। अगर आप इसके डेंसिटी का ग्राफ बनाओगे विद द टेम्परेचर, तो कुछ इस तरीके से कहानी चलेगी कि इसका जो है आपका डेंसिटी, अगर मैं मान लो इस एक्सिस पे दे दूं, और यहाँ पे इस एक्सिस पे मैं टेम्परेचर दे दूं, तो इसकी डेंसिटी पहले कम होगी, कम होते होते इट विल रीच 4 डिग्री सेल्सियस, और 4 डिग्री सेल्सियस, सॉरी उल्टा बना दिया क्या, उल्टा बना दिया, उल्टा बना दिया। यानी ये टेम्परेचर है, तो डेंसिटी क्या होगा कि जैसे जैसे आप 4 डिग्री सेल्सियस, ये मान लो 4 डिग्री सेल्सियस है, जैसे जैसे आप 4 डिग्री सेल्सियस के पास जाओगे इसकी डेंसिटी बढ़ेगी, एंड देन आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस ये क्या हो जाएगा, ये फिर से इसकी डेंसिटी घटनी शुरू कर देती है। दोनों स्लोप सेम नहीं होंगे, अलग अलग तरीके से अलग अलग रेट होता है दोनों का, बट ये दैट्स द बेसिक आइडिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस से कम भी होगा तो भी यहाँ पे इसको सिंक करने का है, और अगर 4 डिग्री से ज्यादा भी होगा तो सिंक करने का, क्योंकि दोनों ही कंडीशंस में क्या हो जाएगी, इसकी डेंसिटी इससे नॉर्मल 4 डिग्री सेल्सियस से कम होगी। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। अब डेंसिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो वॉल्यूम यहाँ पे सबसे कम होगा, ठीक है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम भी आपका क्या हो जाता है, कम होगा। मास तो सेम है ना, सिंपल सा आइडिया, डेंसिटी क्या है, मास इंटू वॉल्यूम। अरे हाँ बाबा, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, मास तो कांस्टेंट है यहाँ पे, यानी डेंसिटी का इनवर्स रिलेशन है वॉल्यूम के साथ। तो अगर जिस पोजीशन पे डेंसिटी मैक्सिमम हो रही है वहां पे वॉल्यूम क्या होगी, मिनिमम रहेगी, ठीक है। यानी वॉल्यूम का ग्राफ अगर बनाओ तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम मिनिमम हो गया, और उसके बाद आपका बढ़ता चला जाएगा।
अच्छा, व्हेन आइस मेल्ट्स देन, तो वॉल्यूम, सही बात में देखो तो वॉल्यूम पहले क्या होगी, आइस मेल्ट करेगा तो वॉल्यूम जो है पहले डिक्रीज करेगी फिर इंक्रीज करेगी। ठीक है, दो दैट्स द बेसिक है, यहाँ पे ये कहानी चलेगी। वेटलेसनेस फील होगी। हाँ, सो यहाँ पे क्या है, सिंपल 200 ग्राम ऑफ वाटर आपने बैलून में डाला और उसको पानी में डुबाया। ठीक है, वो पानी ही डाला है और पानी में ही डुबाया है, तो दोनों चीजें क्या है, सेम है। यानी कि जितना 200 ग्राम ऑफ वाटर का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही पानी उसने डिस्प्लेस भी किया है, तो उतना ही उस पर बायंसी नीचे से काम कर रही होगी। तो दोनों फोर्सेज ने अपने आप को क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। तो यहाँ पे आपका जो है वेटलेस बैलून, ये इसका वेट जो है वाटर के अंदर में उसको जीरो फील होगा। तो सिंपल सी कहानी यहाँ पे आपको लगेगी। बॉडी वेट इज हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, सो एयर, वाटर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। देखो इनमें से जो सबसे हल्का होगा उसमें बॉडी का वेट सबसे ज्यादा फील होगा। ठीक है, जो ज्यादा भारी होगा वो उसका उल्टा होगा। देखो इसके पीछे जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बता के मैं एक बार समझा देता हूँ यहाँ पे जस्ट। देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, ये कोई भी फ्लूइड है, फ्लूइड एक्स, ठीक है, एक्समैन एक्स फ्लूइड एक्स। अब इसमें आप क्या करो, आप कोई भी ऑब्जेक्ट डुबाओ, आप ऑब्जेक्ट डुबाओ। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका कुछ वॉल्यूम होगा, इसको समझ लो, लैंग्वेज इसको लिखवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। वॉल्यूम इसका कुछ होगा इस ऑब्जेक्ट का जिसको आपने डुबा रहे हो। अब जो इसका वॉल्यूम होगा, यानी जितना आपने पानी में इसको अंदर डुबाया है उतना ही अमाउंट का वाटर ये क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। ये बोतल दे दो मुझे थोड़ा सा, या मेरे पास भी था ही, चलो कोई बात नहीं। यानी अगर मैं इसको पानी में डालूं तो इसके इक्वल अमाउंट में, यानी ये बोतल जितना वाटर कंटेन कर सकता है उतना वाटर मैंने इसमें क्या करा है, वाटर को डिस्प्लेस कर दिया है। अब अगर ये बोतल, ठीक है, तो यहां पे मास डिस्प्लेस कुछ होगा वाटर का, मास डिस्प्लेस, जो वाटर मैंने डिस्प्लेस किया है वो मास डिस्प्लेस होगा कुछ ऑफ वाटर या फ्लूइड। ये कहानी चली। ये मास डिस्प्लेस हो किसके वजह से रहा है, ये मास डिस्प्लेस हो रहा है इसके वॉल्यूम के वजह से, ना कि इसके मास की वजह से। बात समझ में आ रही है। अब जो डिस्प्लेस्ड मास ऑफ वाटर है, अगर उसका मास इस बोतल के मास से ज्यादा हुआ तो फिर ये बोतल आराम से फ्लोट कर जाएगी। और अगर उस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का मास इस बोतल के मास से कम हुआ तो फ्लोट नहीं करेगी। इसको ऐसे समझो, यही बोतल प्लास्टिक की ना होके अब लोहे की हो जाएगी, तो पानी, इसको मैं अभी भी डुबाऊंगा तो पानी तो वही सेम एक बोतल डिस्प्लेस होगा, उसका कुछ मास है m, बट अब क्योंकि ये लोहे की बोतल है, एकदम सॉलिड है, तो लोहे की बोतल तो इसका मास जो होगा, तो ये यहाँ पे मान लो इसकी मास m है, अगर मैंने लोहे का आयरन का कर दिया तो आयरन का मास, अब इस बोतल का मास हो गया कैपिटल M, इसकी मास खुद ज्यादा हो गई जो पानी इसने इससे डिस्प्लेस किया है। अब ये बॉडी क्या कर जाएगी, सिंपल सी यही आइडिया। तो दो फ्लूइड्स के बीच का रिलेशन सबसे सिंपल सा, यानी कि यहाँ पे दोनों चीजें इन्वॉल्व है, आपका वॉल्यूम भी इन्वॉल्व है कि कितना डिस्प्लेस कर रहा है, और वो जितना डिस्प्लेस करेगा उसी हिसाब से आपको मास उसका कंटेन करें। यानी एक बोतल आपने घुसाया तो एक बोतल वाटर के बराबर का मास आपने रिलीज किया है, तो एक बोतल वाटर का ही मास आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ जी, तो इसका अगर इस बोतल को नेग्लिजिबल मान ले, कैलकुलेशंस के लिए मान रहे हो, नेग्लिजिबल मान के मास चलते हो आप, तब तो बोतल वहीं पे क्या हो जाएगा, वो फ्लोट करेगा बराबर पे ही, मतलब 100% डूब के करेगा। या कोई बोतल, अब जैसे कोई चीज कितनी डूबेगी, सुनो, अब कोई चीज कितनी डूबेगी या कितनी ऊपर होगी, दैट विल डिपेंड, यानी डूबने के लिए कि कितना डूब के वो फ्लो करेगा, उसके लिए कहानी क्या हो जाएगी कि जैसे ही ये जो मास इसको फ्लोट करने के लिए चाहिए, जो इसने वाटर डिस्प्लेस किया है, वो जैसे इक्वल हो जाएगा इस बॉडी के मास के, वहीं पे वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, मान लो कि मैं इसका ये खाली बोतल डुबाऊं, तो खाली बोतल डुबाऊं, ये जैसे इतना डूबा, इतना पानी रिलीज हुआ, और अगर इस पानी का मास इस वाटर बोतल के मास के बराबर है तो ये इतना डूब के बहेगा।
अगर इसमें मैं थोड़ा पानी भर के इसका मास बढ़ा दूं, यहां तक हो गया, तो अब क्या होगा कि ये मुझे कितना पानी बाहर इसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, वो पानी होगा इस बोतल के मास के बराबर, तो वो इसको इतना डूबने पे हो सकता है मिले, तो यहाँ पे होगा। जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो 100% डूब के बहेगा, और उससे जैसे ही ज्यादा बहा नीचे चला आएगा। हाँ जी, तो लोहा के बोतल में भी वही करें ना, कैसा तो भरने की जरूरत नहीं, ऐसे ही रख दो, ऐसे ही डूब जाएगा, ठीक है, क्योंकि मास ज्यादा है ना उसका, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, मास ज्यादा है। वही लोहे का बोतल बड़ा जहाज बना दो, तो आपने मास तो वही रखा, वॉल्यूम बढ़ा दिया, अब वो जो वाटर डिस्प्लेस कर रहा है वो काफी ज्यादा कर रहा है, वो उस जहाज का जो वेट है उससे ज्यादा वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है, तो चलेगा। और कितना डूब के चलेगा, लोड करो, देखते जाओ कहा कितना डूब रहा है। हाँ, आदमी जैसे भरते जाओ तो वो उसका साइज बढ़ते जाता है, यही कहानी होती है। वो बैलेंस जहां पे अचीव हो गया ना, कि जो इसका मास है और जो डिस्प्लेस्ड वाटर का मास है वो जहां पे बराबर हो जाएगा, उस पॉइंट पे वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, वहीं पे रुक जाएगा। अब वो अचीव होने के लिए, जैसे ही मान लो शिप है, शिप से कार्गो हटाओगे तो ये शिप धीरे धीरे ऊपर आती है, शिप में कार्गो डालते जाओगे, इसके अंदर ये थोड़ा नीचे की ओर जाएगा, दैट्स द सेम टाइम। और इसलिए एक आइडिया है कि इसी के लिए वाटर का यूज बढ़ता है शिप में, शिप को स्टेबल करने के लिए। अगर शिप खाली हो तो शिप ऐसे ही लोड नहीं किया जाता, पहले शिप को में पानी भरा जाता है, तो शिप में पानी भर के उसको स्टेबल किया जाता है, और फिर इस पे सामान लोड किया था, इस पानी को निकाला जाता है, एंड देन फिर जो है उसके उसके उसकी ब्लास्टिंग का जो प्रोसेस कहते हैं वो कहानी चलती है। तो यही आपको बैलेंस करना, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे बॉडी वेट इज हाईएस्ट, अब बायंसी किसकी ज्यादा होगी, तो बायंसी किसकी ज्यादा होगी, जो आपका बायंसी वही तो है ना, बायंसी वही आपका जो डिस्प्लेस वाटर है, वही आपको ऊपर की ओर फोर्स, वही हम उसको फोर्स के रूप में देख रहे हैं, वही आपको बायंसी प्रोवाइड कर रही है। तो जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा, वो बायंसी क्या करेगा, ज्यादा लगाएगा। इसमें से देख लो, बॉडी इज हाईएस्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो वेट, अब वेट की बात करेंगे तो वेट तो एक तो उसका खुद का वेट है जो नीचे की ओर लग रहा है mg, माइनस बायंसी कर दोगे तो वो उसको वेट फुल फील हो रहा है, अपेरेंट वेट है वो इसको फील हो रहा है। तो ये हाईएस्ट कहां पे होगा, जहां पे डेंसिटी इनकी कम होगी, क्योंकि बॉडी तो कांस्टेंट है। तो सिंपल सा एयर वाटर हाइड्रोजन नाइट्रोजन। और अगर इससे पूछ दे कोई अच्छे एग्जाम में, अगर उसको पूछना हो थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करके बोल देगा, अरेंज करके बताओ, फिजिक्स अलॉन्ग विथ केमिस्ट्री दोनों। वाटर एयर इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया जाता है बॉडी वेट को, तो वाटर एयर नाइट्रोजन हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा एयर में वेट होगा, फील होगा, क्योंकि बायंसी सबसे कम डेंसिटी है। इसके बाद आपका मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रोजन का आपका कम होता है। एयर में सारे मिक्सचर नहीं, एयर में भी फिर आपको फंस जाएगा, यहाँ पे मुश्किल रहेगा बताना। आप इसी नहीं, वो देगा तो ऐसे देगा भी नहीं, वो आपको दे देगा यहाँ से कुछ और गैसेस डाल के दे देगा, ठीक है, हीलियम या गैस कुछ ऐसे गैस करके दे देगा, तो वहां पे आपको वेट के हिसाब से देखना, फिर वहां पे साइज का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, वो थोड़ा और फंसाएगा। हाइड्रोजन का परसेंटेज तो कम है ना, तो हाइड्रोजन से तो भारी ही हो जाएगा यार, तो नॉर्मली इसका आंसर जाना चाहिए था हाइड्रोजन, ठीक है। इसका आंसर अगर सही मायने में पूछो तो हाइड्रोजन जाएगा। अच्छा, आंसर हाइड्रोजन दिया है ना आपने, मुझे लगा एयर बोला क्या। अच्छा, नहीं मुझे लगा आपने एयर जवाब दिया। नहीं, शाम होते होते मेरा भी हो जाता है, चलो कोई नहीं। While lifting a bucket of water from a well, we feel that the bucket, हाँ जी, बताओ क्या होगा। जैसे ही पानी में है तो पानी में बायंसी लग रही है, जैसे ही पानी से बाहर आया बायंसी लगनी बंद हो गई, अब आपको पूरा फोर्स जो है अपने से लगाने का है, ठीक है, तो वो एक्सरसाइज आपका वहां पे चलेगा, तो इसीलिए जो है इसका यहाँ पे इट बिकम्स हेवियर अबव द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो कोई भी चीज को पानी में खींचना आसान होता है, कोई डूब रहा हो, कितना भी हेवी इंसान हो, आप उसको चाहोगे तो उठा लोगे पानी के अंदर। अरे वो ठीक है, दबोच लेता है, वो अलग कहानी है, बट आप उसको उसको उठा तो सकते हो ना, लिफ्ट तो कर सकते हो ना, तो किसी को भी उठाने का सपना हो जीवन में। अरे कम पानी में उठाना बाबा, डूब नहीं रहा हो, ठीक है। नहीं नहीं, वो होता है, वो आई अंडरस्टैंड कि वो खेल होता है, ठीक है। मैं सिंपल से कह रहा हूँ, किसी को उठाने का सपना हो और उसको आप नहीं उठा पा रहे हो ऐसे, ठीक है, उसको पानी में लेके जाओ और तब उठाओ,
ठीक है, तो आप उठा लोगे, पूरा कर लोगे, तो यही कहानी होती है, बायंसी चलेगी वहां पे। जैसे ही पानी से बाहर लेके आओगे तो फोन, आजकल आजकल ट्रेंड चला ना वेडिंग फोटोग्राफी, प्री वेडिंग फोटोग्राफी का तो वहां पे मान लो उठाने की स्थिति में ना हो पाओ तो क्या करोगे, पानी में डाल के उठाना चलो वेटलेस सेम वाली बोतल वाली क्वेश्चन है, ठीक है। वेटलेस रबर बैलून इज फिल्ड विथ 200 cc ऑफ वाटर, इट्स वेट इन वाटर विल बी, दैट इज जीरो, वेटलेसनेस फील हो जाएगी, ठीक है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। A piece of ice is floating in a jar containing water, हाँ ये मजेदार क्वेश्चन है। अरे रुको रुको रुको, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो पहले। अच्छा रुको, जो बता रहे हो मैं तुमसे भी पूछूंगा, एक्सप्लेन करके मुझे बताओ, ठीक है। अब वो सवाल करेगी कि सर आपने कैसे बोल दिया, आप उनके उनके हिसाब से पक्ष ले रहे हो, तब मैं कैसे बताऊंगा ठीक है। पीस ऑफ आइस, चलो चलो देखे देखो देखे देखो, एक बार सोच के देखो, डोंट थिंक। वैसे जो आपको लगता है आप अपना मत दीजिए, डेमोक्रेसी है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, सही है गलत है अभी मैंने कोई फैसला नहीं दिया है, ठीक है। बढ़ जाएगा, ओके। वॉल्यूम बढ़ता है, चलो अच्छा मैं इसको इसके इसके फिजिक्स में जाऊं कि इसको आपके नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से समझा दूं, चलो नॉर्मल से समझा दूं। पानी है, इसको यहां तक पानी को भरो और इसको फ्रीजर में डाल दो, जब बर्फ बनेगा तो बर्फ पूरा ज्यादा बन चुका होगा, वो पूरा बोतल तक आ जाएगा, जैसे ही उसको पिघलोगे पिघलेगा वो लेवल यहाँ तक आ जाता, ये है सिंपल एक्सप्लेनेशन। हाँ जी, और फिजिक्स भी समझाऊं, एक एक बताइए, एक एक्सप्लेनेशन काफी नहीं है जो भी लगेगा, जो भी डिस्प्लेस करेगा वाटर आइस को, वो तो सेम ही करेगा ना वाटर का। हाँ यही यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अरे बाबा आप ये सोच रहे हो कि ये ऊपर वाला हिस्सा कहाँ जाएगा, नहीं कि जो नीचे में हिस्सा है वो तो लेवल हो गया, ऊपर वाला हिस्सा कहाँ जाएगा। अरे ऊपर वाला हिस्सा, उसमें जो हिस्सा है पूरा आइस को अगर देखोगे तो उसमें कैविटीज भी तो थी, तभी तो वो ऊपर वाला हिस्सा एक्स्ट्रा ऊपर गया है, अदरवाइज वो तो पानी से ही बना था। वही वो बीच बीच में एयर स्पेस बन गया है वो, तो वो जब मेल्ट होगा तो उसका स्पेस तो बराबर ही लिया था उसने, अगर उसने स्पेस एयर स्पेस लिया ही नहीं होता तो पानी से ही तो आइस बना था, तो उतने ही लेवल पे फ्लो कर रहा होता, वो डूब के फ्लो कर रहा था 100%। ठीक है, तो एक फिजिक्स के तरीके से आंसर ले लो, दूसरा जो है इसके नॉर्मल ऑब्जर्वेशन पे भी ले लो, ठीक है। नहीं समझ में आ गया, चलो तो इसीलिए देखो, इसीलिए यहाँ पे चलो कई चीजों को एक साथ लिंक करो, कहा गया। अच्छा इसी को ही लेके आप जो ग्लोबल वार्मिंग सी लेवल राइज वाला कॉन्सेप्ट आता है, हम नॉर्मल वार्मिंग से क्यों नहीं परेशान, नॉर्मल वार्मिंग से हम ज्यादा परेशान नहीं थे कि अंटार्कटिक में आइस में, और यहाँ पे जो मान लो जो आपको आइस फ्लोट कर रहा है ओशियन में, ऑलरेडी फ्लोट करके टूट के जा चुका है, उसके पिघलने से लेवल नहीं बढ़ेगा वाटर का, सी का लेवल नहीं बढ़ेगा सी का लेवल बढ़ेगा उन बर्फों के पिघलने से जो अभी सरफेस में है, ठीक है। तो इसीलिए समस्या जो आप ग्लोबल वार्मिंग में बात करोगे तो हमेशा चर्चा होती है आर्कटिक आइस की मेल्टिंग की चर्चा क्यों नहीं, जो सी में आइस है वो तो ऑलरेडी पहुंच चुका है, उसके बढ़ने से उसके पिघलने से अब लेवल नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग वाले कॉन्सेप्ट में भी यूज होता है। कौन सा था भाई, अच्छा चलो सो केरोसिन ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, सो इस, हाँ जी, कोई भी, हाँ कोई भी डेंसिटी जो होगा, किसी का भी डेंसिटी कम होगा तो फ्लोट करेगा, केरोसिन का बहुत कम है वाटर से तो आराम से फ्लो करता है। हालांकि अच्छा यहाँ पे सरफेस टेंशन नहीं दिया ना, चलो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा बहुत पता है। हाँ जी, इमिसिबल भी हाँ नॉन मिक्सिंग वाली कंडीशन है,
तो ऑब्वियसली अलग अलग है, डेंसिटी बहुत अलग है तो इमिसिबल बन जाती है लिक्विड। ठीक है, और इमिसिबल होने के पीछे कारण ही वही है कि डेंसिटी बहुत ज्यादा वेरिएबल है। नहीं, ग्रेविटी नहीं है वो, स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो। हाँ जी, अरे ग्रेविटी नहीं है वो, बस स्पेसिफिक ग्रेविटी है। कुछ भी हो जाए। क्या होगा बताओ? देखो, आयरन बॉल फ्लोट्स ऑन मर्करी बट गेट्स इमर्स्ड इन वाटर, ये तो सिंपल सी कहानी है, क्योंकि आयरन जो है ये इसका आपका डेंसिटी जो है ये मर्करी से कम होता है, तो आराम से वो फ्लो करेगा, कोई इशू नहीं है। दूसरा जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आयरन इज मोर देन दैट ऑफ मर्करी। अब जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं किसको? दिस इज डेंसिटी ऑफ आयरन। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आयरन की बात कर रहा हूं यहाँ पे तो डेंसिटी ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मर्करी। या ये तो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेशन में हो गई। अगर आपको सिंपली निकालना हो तो आप ऐसे भी निकालते हो कि डेंसिटी ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय, क्योंकि नॉर्मली हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर के मुकाबले। ठीक है, तो आप इसी तरीके से डेंसिटी ऑफ आयरन भी निकाल लो, पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आयरन निकालोगे, उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी निकालोगे। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते, स्पेसिफिक डेंसिटी बोलते, ग्रेविटी बोलते हैं उसको, बात वही है, घूम के कहानी वही आएगी। नहीं, इसको यहाँ पे जब इनको कंपैरिजन करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज फिर से वही कहानी। हाँ जी, कौन सी? इमर्स्ड पोर्शन ऑफ ए पीस ऑफ प्योर आइस, इमर्स्ड 8/9। ठीक है, तो 1/9 ऊपर था, 8/9 नीचे था, तो वो कहानी खत्म है यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद ship moves from fresh water into sea water। डेंसिटी किसकी है ज्यादा? सी वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, तो अब उतना मास डिस्प्लेस नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा कम मास भी डिस्प्लेस करेगा तो हो जाएगा, तो उतना डूब के नहीं बहना पड़ेगा, थोड़ा कम डूब के बहेगा तो भी कहानी जो है वो चलती रहेगी। सो दैट्स द बेसिक आइडिया, आर्किमिडीज वाला प्रिंसिपल यहाँ पे भी लगेगा। बॉडी इज फ्लोटिंग इन ए लिक्विड पार्टली इमर्स्ड, बॉडी एंड लिक्विड आर टेकन टू मून। अब क्या होगा? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है नहीं? जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा, वहां पे भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही काम करेगा। ठीक है, जो रिमूवल हो रहा था वहां पे भी मास वही रिमूव होगा, वेट निकालोगे तो ग्रेविटी सेम लग रही है दोनों पे, तो जो कहानी यहाँ पे चल रही है वही कहानी वहां पे चलेगी। वहां पे न्यूटन नहीं लग रहा है, यहाँ पे आर्किमिडीज लॉ लग रहा है। ठीक है, सिंपल सिंपल सा रिलेटिव डेंसिटी 8.9 निकाल लोगे, कहानी खत्म, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। पंद्रह। ठीक है, तो टैंक का पानी टैंक में भी, हाँ अब ये अलग कंडीशन हो सकता है, वेस्ट डिस्चार्ज कर दें तो क्या होगा। ठीक है, तो फिर वो कहानी अलग होगी। क्या पता कोई बेवकूफ इंसान ऐसे ही निकल दे। ठीक है, तो ठीक है, इसमें सेम रहेगा, कोई चीज नहीं होगी। तो सिंपल सी कहानी, सुई क्यों डूब जाती है, सिप नहीं डूबती। ठीक है, तो वही आपको बताया, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ नीडल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय। हाँ जी, जितने क्वेश्चन है सब है, तो मैं तो बैठ के करा ही तरफ, जो पूछता है वो तो मैंने सुबह क्लास में करा ही है, जिस डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछ रहा है वो। ठीक है,
देख लो पहले, क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से, ऐसे ही हड़बड़ी में आप लोग गलती करते हो कई बार। सी हो जाएगा, सी वाटर इन हैवी, ठीक है, यहाँ पे अब आपने गलती कर दी, सॉल्टी ऑब्वियसली है, बट आपको एक्सप्लेन करना ना स्विमिंग क्यों इजी है। तो सॉल्टी होना स्विमिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि ऐसा क्या है कि मतलब स्विम करने में मजा आता है, थोड़ा सा चखते हुए जाएंगे। ठीक है, ये कोई कारण नहीं होगा ना, कारण आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखो आंसर आंसर देखो, अब मैक्सिमम लोग यहाँ पे ये गलती करेंगे, और इसलिए उसने जानबूझ के ऑप्शन ऊपर में सॉल्टेड दिया हुआ है सबसे ऊपर में, ठीक है, क्योंकि आपको लगेगा हाँ सही जा रहा है, बट ये रीजनिंग को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है उसके, तो देयरफॉर द ऑप्शन विल बी सी वाटर इज हेवियर। ठीक है, तो कई बार आपको क्वेश्चन आते हुए फरवरी में भी गलती करते हो, सो इसी लिए आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्लाउड तो इसमें कुछ था ही नहीं ऑप्शन, एबीसी टेम्परेचर वगैरह। ठीक है, डेंसिटी चलो ठीक है। एयरक्राफ्ट, हाँ जी, बोलो कि सबसे लंबा एक्सप्लेनेशन कौन सा है। हाँ जी, बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज का प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर कोई फ्लो कर रहा है तो जितनी उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उतना उस पर प्रेशर कम लगेगा, और जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतना वेलोसिटी कम लगेगा। अगर जितना वेलोसिटी कम होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा, दैट्स द सिंपली बर्नौलीज का प्रिंसिपल है। अगर लिक्विड फ्लो कर रही है तो यानी कि अगर मान लो एक ट्यूब मैंने ले लिया ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर कम होगा ट्यूब पे, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ पे इसका मतलब आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, ठीक है, यहाँ पे अगर इसकी इसकी प्रेशर ज्यादा हुआ तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। दैट्स द बेसिक आइडिया। ये क्या कहता है कि जब आपका एयरक्राफ्ट जाता है तो एयरक्राफ्ट का अगर शेप देखोगे, उसके उसके जहाज के पंखे का शेप कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पे ये काफी इसको इसको एरोडायनेमिक बनाया जाता है ताकि जब एयर सामने एयर कट करे इसको, तो एयर कट करेगा तो ऊपर वाले पोर्शन से क्या होगा, हवा काफी तेजी से पास हो जाएगी। नीचे वाला पोर्शन थोड़ा उसको रफ होता है, वो उतना एरोडायनेमिक नहीं होता, वो एयर को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, यानी एयर यहाँ पे धीरे धीरे मूव करती है। जब एयर यहाँ पे तेजी से मूव करती है तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पे एयर धीरे धीरे मूव कर रही है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है, तो अपथ्रस्ट लगेगा, यही अपथ्रस्ट लगता है। ठीक है, यही कहानी होती है। हवा जब तेज चलती है, घर वगैरह जिसमें जिसमें टीन लगा होता है, वो टीन वाला छज्जा वो उड़ जाता है, उड़ जाता है ना, कभी काफी तेज हवा चलती है तो क्या होता है, हवा चल रही तेजी से, तो छत के ऊपर प्रेशर कम हो चुका है, और नीचे हवा नहीं है तो नीचे प्रेशर ज्यादा है, उड़ेगा। गेंद स्विंग करती है, इसमें भी यही कहानी होती है। एक साइड रफ है, एक साइड शाइनी है, तो जो रफ साइड है वहां पे एयर धीरे पास कर रहे हैं, एयर धीरे पास कर रही है तो वहां पे प्रेशर क्या है, हाई प्रेशर है। दूसरा साइड शाइनी है, शाइनी यानी हवा तेजी से पास करी, हवा तेजी से पास करी यानी वहां पे प्रेशर कम है, तो बॉल को उस डायरेक्शन में मूव कराएगी। ठीक है, सेम सेम प्रिंसिपल यहाँ बर्नौली प्रिंसिपल ही काम कर रहा है। वेंट्रीमीटर फ्लूइड वेलोसिटी को नापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, हाँ जी, इसका सी है, इसका वेलोसिटी है, फ्लूइड वेलोसिटी नापते हैं वेंटूरीमीटर को। ठीक है, ये इसी बर्नौली प्रिंसिपल में ही आता है, ये वेंटूरीमीटर का प्रिंसिपल कैसे काम करता है, बट उसमें प्रिंसिपल का तरीका वही है। ठीक है, उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, सिंपली इस तरीके का इस ट्यूब का शेप होता है, इस शेप का ट्यूब होता है ये, और इसको वो रखते हैं नापने के लिए, इस पोजीशन पे वो लगा होता है मीटर से वो नाप लेंगे। ठीक है, वेंटूरीमीटर विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड डिक्रीज करेगा। विस्कोसिटी का मतलब क्या है, सिंपल भाषा में चिपचिपाहट में कितना है। हाँ जी, हाँ, जितना अगर उसमें कुछ डुबाव के फ्लो कराओगे तो वो कितना ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट करती है, दैट्स आइडिया। नॉर्मल सिंपली ऐसे याद रखो कितना चिपचिपाहट है उसमें।
दैट्स द विस्कोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उनके टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है उसमें रैंडमाइज मोशन आएगा, और रैंडमाइज मोशन आने की वजह से उसको वो ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि वो खुद मोशन में आएगा, वो ऑब्स्ट्रक्ट आपको कम करेंगे। तो ये बेसिक आइडिया। ये वो फैलते भी हैं, फैलते हैं जैसे जैसे आप टेम्परेचर देते हो तो फैलते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर आपने राइज किया तो वो फैलेंगे फैलेंगे, तो उनके बीच के क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, तो उसमें आपका जो उनका कोहेसिव फोर्स लग रहा था वो कम हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना ये फॉलो करता है फॉर द न्यूटोनियन फ्लूइड्स। एक टाइप होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स का, ठीक है, जो कि टेम्परेचर बढ़ने पे उनका कंडीशन उल्टे तरीके से काम करता है, उनको कहा जाता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। ठीक है, तो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू फॉर द न्यूटोनियन फ्लूइड्स। हाईएस्ट विस्कोसिटी, हनी की विस्कोसिटी सबसे ज्यादा चिपचिपाहट आप देखो किसकी है, दैट इज हनी। ये विस्कोसिटी कहानी आपने वोल्केनोज में भी पढ़ी होगी, कौन सा वोल्केनो बेसाल्टिक बनाएगा, कौन सा एंडेसाइटिक बनाएगा, वहां पे विस्कोसिटी वाली कॉन्सेप्ट आती है, सिलिका किसमें ज्यादा है किसमें कम है। ठीक है, अगर ये आप न्यूट्रिएंट है फ्लूइड फ्लूइड कर सकते हैं, क्या आता है ग्लिसरीन का उल्टा कंडीशन, ग्लिसरीन को गर्म करोगे उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो दिस इज देयर। ए आर इज ऑल्सो ट्रू, बट दोनों में कहानी अलग है, दोनों इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। तो ग्लिसरीन को ध्यान रखना, ये स्पेसिफिकली इसने ग्लिसरीन को पूछा है। अब ये सारे फ्लूइड्स को याद रखना मुश्किल है, बट कुछ फ्लूइड्स होते हैं जिनमें कि ये आपका कैरेक्टर आता है। तो ग्लिसरीन एक्ट्स एज ए नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, जैसे ही आप ज्यादा हिट करोगे ना उसको एक लेवल के बाद वो नॉन न्यूटोनियन बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, वो चिपचिपाहट आने लगती है। ग्लिसरीन अरे सब यूज करते हो, हाँ, अरे वो जो आपको वो क्या बोलते हैं कॉस्मेटिक्स में मिलता है, साबुन में रहता है। ठीक है, वही तो है ग्लिसरीन आपका। नहीं याद आया, तो वो आपका क्या है, वो ग्लिसरीन ही तो है, साबुन में जो रहता है, तो सब लोग यूज करते हैं। साफ करने के लिए यूज करते हैं। हाँ, ग्लिसरीन का ऐसे भी लोग, कई लोग लगाते हैं आपको, ठीक है, चेहरे पे भी लगाते हैं, तो ग्लिसरीन है। सो हाँ, ठीक है, सो ध्यान रखना ए एंड आर बोथ आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता तो ये ऑब्वियसली बाकी चीजों के लिए सही होता, ग्लिसरीन के अलावा कुछ होता तो ये आर एक्सप्लेनेशन सही हो जाता। ग्लिसरीन जो है नॉन न्यूटोनियन है। ठीक है, तो नॉर्मल नॉन न्यूटोनियन में दो तीन सबसे फेमस यूज किए जाते हैं, एक तो ग्लिसरीन यूज किया जाता है, और दूसरा जो है ये स्टार कॉर्न एंड वाटर। नहीं, आपको ध्यान पे नहीं होगा, जैसे दो तीन नॉन न्यूटोनियन फ्रूट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, एक तो ग्लिसरीन हो गया, दूसरा आपका कॉर्न एंड वाटर का मिक्सचर। अच्छा, चलो, तो ये आज की कहानी थी, ऑलरेडी लेट हो चुका है।